हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीटेट के सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट। देखिए, आज से आपकी सीटेट की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज आपकी सीडीपी की क्लास नंबर फर्स्ट है। और उसके बाद आपको इसी तरीके से कल आपकी ईवीएस की आएगी, फिर आपकी मैथ्स की आएगी, फिर उसके बाद आपकी बाकी की लैंग्वेज की क्लास आएगी। ठीक है, तो आज से आपकी भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अपने जो भी यार दोस्त हैं उनको बता सकते हो कि सचिन सर की आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जितने भी आपका जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिकली उसके अंदर कुछ आपके नए क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट भी देखने को मिले थे। तो उन सभी को इन क्लासेस के थ्रू मैं आपको कराने वाला हूं और कुछ नए कंसेप्ट भी आपको बताने वाला हूं। तो चलिए, वो कौन कौन से नए कंसेप्ट रहने वाले हैं। काफी चीजें आपको पुरानी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सीटेट के एग्जाम के अंदर रिपीटेशन काफी देखने को मिलता है। तो ये सभी चीजें आप लोग जब इनको डेली क्लास को लोगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको चीजें अपने आप क्लियर होती जाएगी जब आप लोग क्लास को लेते जाओगे। तो आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट है, धीरे धीरे करके बाकी की क्लासेस आपकी आती जाएगी। तो इसी तरीके से आपका क्लास का सिलसिला बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके अलावा भैया आपका सीटेट का कोर्स है, जो मेरे वाला कोर्स है, जिसके अंदर आपको क्लासेस के साथ जो आपका पेपर वन हो चाहे पेपर टू आपको लेना हो, जितने भी टीचर आपको रहेंगे वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ में आपको कंटेंट मिल जाएगा, फिर आपको अलग से कोई कंटेंट लेने की जरूरत नहीं है। ना तो कोई आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेने, ना कोई आपको फिर अलग से कोई कंटेंट की किताब वगैरह लेनी होती है, ना ही फिर कोई आपको मॉक टेस्ट लेने होते हैं, ना ही फिर आपको नोट्स लेने होते हैं। जो मेरे वाले नोट्स रहते हैं वो भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो सारा कंटेंट इन्हीं कोर्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप लोग मेरी वेबसाइट सचिन एकेडमी ऑफिशियल से ले सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको देखने को मिल जाएगा, सचिन एकेडमी ऑफिशियल वेबसाइट से देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं भैया आपकी आज आपकी क्लास नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बाकी की क्लासेस आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लेना। तो चलिए, आपके सामने स्क्रीन पर भाई एक एक करके क्वेश्चन आ रहे हैं और साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उनके आंसर आप भी साथ के साथ देने की कोशिश करते रहना। ठीक है जी, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एक सेकंड में नेट को चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। जी, ठीक है भाई। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक, और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया। क्लास आपको जो बाकी सभी टीचर के और कंटेंट चाहिए भाई, एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा, प्ले स्टोर पर जाकर आप लोग उसको ले सकते हो। ठीक, देखिए बात करते हैं आपके पहले क्वेश्चन की, जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जीन प्याज के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए, वो आपको यहां पर बताना है। देखिए, जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? जीन प्याजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, कितनी स्टेज बताई थी? इन्होंने स्टेज बताई थी 4 टोटल स्टेज इन्होंने बताई थी। कितनी स्टेज बताई थी? 4 टोटल स्टेज इन्होंने बताई थी। ठीक है, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी वो स्टेज है और फिर आपका क्वेश्चन क्या कहता है। उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को क्या चीजें सिखानी चाहिए, फिर उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4 स्टेज के अंदर जो जीन प्याजे की 4 स्टेज थी, उसके अंदर जो अवस्था आई थी मैं आपको बता देता हूं। पहली जो अवस्था है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। पहली जो अवस्था है वो है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, जो होती है आपकी जन्म से लेके 2 साल तक की अवस्था। हो सके तो इनको इंग्लिश में ही नाम याद करना, हिंदी के लिए जाओगे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग नाम दिए होते हैं, इंदिरागामक अवस्था, समिंदिगामक अवस्था, बड़ी कंफ्यूजन में आप लोग पड़ जाओगे। ठीक है, तो हिंदी में ही आप लोगों को इनके नाम याद करने। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। दूसरी है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है आपकी 2 से लेके 7 साल तक की आपकी अवस्था। तीसरी होती है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज,
ये होती है आपकी 7 साल से लेके 11 साल तक या 12 साल तक, आप लोग इसको मान सकते हो, जब बच्चा इस स्टेज के अंदर रहता है। और उसके अलावा चौथी होती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 साल से लेकर 14, 15 या इससे ऊपर की, जिसको आप लोग कहते हो। ये 4 स्टेज बेसिकली आपके जीन पियाजे ने दी थी। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और डेफिनेटली 1 नंबर का तो देखने को मिलता है। अब यहां पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि अगर 3 साल से लेकर 6 साल तक का अगर कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या चीज सिखानी चाहिए, उसके बारे में जरा एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज यहां पर दी हुई है संरक्षण, यानी कि आपका दिया हुआ है कंजर्वेशन। संरक्षण का बेसिकली मतलब होता है कि अगर हम किन्हीं चीजों की उसकी शेप और साइज में चेंज कर दे बट क्वांटिटी सेम रहे, तो ये चीज को कहा जाता है, आपका संरक्षण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको देता हूं। मान लीजिए हमको बच्चों को पानी देना है, इस बोतल में पानी है, इस गिलास में भी पानी है, दोनों में सेम क्वांटिटी में पानी है। अभी तो आपको सेम नहीं दिख रहा, बट दोनों में सेम मात्रा में पानी है। अब बच्चों को पानी देना है, तो बच्चे को अगर हमने दोनों चीज सबसे आगे दी, तो बच्चा सबसे पहले पता है कौन सी चीज लेगा, जो चीज उसको बड़ी दिखती है। तो बच्चा सबसे पहले अपना हाथ बोतल के ऊपर बढ़ाएगा। हालांकि दोनों में समान मात्रा में पानी है, समान क्वांटिटी में पानी है, बट बच्चों को बड़ी चीज सबसे पहले चाहिए। तो बच्चा इस कंसेप्ट को बेसिकली समझ नहीं पाता है शुरुआत में, जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है, तो देखिए शेप वही रही, ठीक है, शेप में चेंज कर दिया, साइज में चेंज कर दिया, बट क्वांटिटी पानी की सेम रही, बट बच्चा इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली यही आपका कंजर्वेशन होता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज की शेप और साइज में चेंज कर दे बट क्वांटिटी सेम रहे, तो आपका कंजर्वेशन होता है। दूसरा है आपका सीरिएशन, यानी कि अनुक्रमता। अगर हम किन्हीं समान चीजों को, ठीक है, उनके बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में अगर लगाए, तो ये आपका सीरिएशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी उंगली आप लोग ले सकते हो। आप कहोगे सर ये तो समान नहीं है, इसलिए मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी उंगली बराबर है पांचों की पांचों, मान लेना। ठीक है, अब मैंने कहा इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, बच्चे से कहा बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो बच्चा बताएगा पहले ये वाली बड़ी है, फिर 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 बीच वाली सबसे बड़ी है। फिर इसको घटते हुए क्रम में लगाओ, तो बच्चा फिर घटते हुए क्रम में लगा देगा, सबसे बड़ी ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। तो यह होता है आपका सीरिएशन होता है। ठीक है, जब समान चीजों को अपने उनके क्रम के अनुसार लगाए, सीरियल के अनुसार लगाए, ये आपका सीरिएशन होता है। ये सभी कंसेप्ट आपके जीन पियाजे ने दिए है। तीसरा है आपका सिंबॉलिक थॉट, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी जब बच्चों को सिंबल्स की नॉलेज हो जाती है, जब बच्चों के सामने आप कोई भी सिंबल बोलोगे, कोई भी प्रतीक बोलोगे, बेसिकली संकेत बोल दो या प्रतीक बोल दो, तो जब भी आप बच्चे के सामने कोई भी सिंबल बोलोगे, आप बच्चों के सामने कहोगे दूध, तो उसके माइंड में एकदम दूध की इमेज बन जाओगी। आप बच्चों के सामने कहोगे तितली, तो एकदम बच्चों के सामने तितली की इमेज बन जाओगी। पिछली बार एक एग्जाम्पल मैंने दिया था, बच्चों ने उसके ऊपर खूब मजे लिए थे। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया था कि जो बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट बन जाती है, प्रतीकों की पहचान बन जाती है, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसा हम लोग जब छोटे से थे, तो हम लोग क्या काम करते थे, झाड़ू ले ली या डंडा ले लिया, पैर के नीचे डाला और चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, इस तरीके से करते थे। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमको पता था कि इस तरीके से घोड़ा तुक 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 करके चलता है। तो हालांकि कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, तब से मैंने वो एग्जाम्पल दिया नहीं। ठीक है, तो बेसिकली हमें छोटी उम्र में ये पता लग जाता है कि हमें जो झाड़ू है, ये जो डंडा है, ये घोड़े की तरह हम इसको यूज में कर सकते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन की वो एक कौन सी मूवी है, सेट मैक्स पे, सोनी मैक्स पे, उसी को चलाते रहते हैं, सूर्यवंशम मूवी है ना वो। तो उसमें जो अमिताभ बच्चन जो दादा बनता है, उसका पोता उसको क्या बना देता है, घोड़ा बना देता है कि मैं आपको घोड़ा बना दूंगा, ठाकुर साहब को घोड़ा बना देता है वो। ठीक है, तो बेसिकली छोटे बच्चों के माइंड में इतनी नॉलेज हो जाती है सिंबल्स की कि जो हाथी बनाता है, घोड़ा नहीं बनाता, हाथी बनाता है, कि चल मैं आपको हाथी बनाऊंगा, क्योंकि उसको हाथी की नॉलेज उसके माइंड में बनी होती है। जो छोटा बच्चा रहता है, स्कूल जाता है, उसका पोता रहता है, हीरा लाल का पोता रहता है, तो बच्चे का माइंड में सिंबॉलिक नॉलेज बन जाती है जब बच्चा इस एज के अंदर रहता है। ठीक है, कौन सी एज के अंदर रहता है वो अभी आपको बताऊंगा। फोर्थ रहता है तार्किक अनुप्रयोग, यानी कि लॉजिकल एप्लीकेशन, यानी जब बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली 4 कंसेप्ट है जो आपके दिए हुए जीन पियाजे ने। कंजर्वेशन की जो आपकी योग्यता है वो बेसिकली प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आती है। उसके अलावा सीरियसन की जो योग्यता है वो भी प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आती है। लेकिन सिंबॉलिक थॉट की जो आपकी योग्यता है वो बच्चे के अंदर आ जाती है, यानी जब बच्चा समझ जाता है कि
जैसे उसके सामने डंडे से कहा चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक, ये यानी इसका मतलब ये घोड़ा है, ठीक है। या ठाकुर साहब को उसने बना दिया था, मजे मजे में बच्चे ने उसको घोड़ा बना दिया था। ये जो थॉट है ना वो बच्चे की प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाती है। लॉजिकल जो थिंकिंग होती है, लॉजिकल एप्लीकेशन होती है, वो बच्चे की जो आती है कॉन्क्रीट स्टेज में आती है, ठीक है। यानी जब बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तार्किक योग्यता जो बच्चे के अंदर आ जाती है वो आपकी कॉन्क्रीट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तार्किक चिंतन स्टार्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप थे। बट देखो क्वेश्चन इसने बड़ा डिटेल में पूछा है। उसने पूछा है अगर बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है, तो बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है तो कहां पर जाएगा वो। अगर बच्चा 3 साल से लेकर 6 साल तक का है तो ये बन गया आपका 2 साल से लेकर 7 साल तक का पीरियड, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो बच्चों को क्या चीज सिखानी चाहिए, तो बच्चों को सिखानी चाहिए सिंबॉलिक थॉट सिखानी चाहिए। जैसे कि वो छोटे से बच्चे ने उसको क्या नाम है अमिताभ बच्चन को वो बना दिया था, क्या क्या बना दिया था उसको, घोड़ा बना दिया था उसको, ठीक है, या हाथी बना दिया था उसको। या छोटे से बच्चों को जैसी भूख लगे और उसको उसके घर वाले कहे कि आपको दूध पीना है, तो दूध का नाम सुनते उसके माइंड के एकदम आना चाहिए, एकदम सिंबॉलिक थॉट बननी चाहिए दूध, ठीक है। तो उसको पता लगना चाहिए कि दूध को पीने से ही मेरी भूख मिट जाएगी। तो ऐसी नॉलेज डेवलप करनी चाहिए 3 से 6 साल के बच्चे में, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर और क्रिटिसिज्म देखने को मिला आपके जीन प्याजे को। क्यों देखने को मिला, इसी स्टेज के ऊपर, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के ऊपर। क्यों, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बेसिकली बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे, जैसा आपका कंजर्वेशन का हुआ, सीरिएशन का हुआ, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो एक एक क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बच्चों को एक बहुत बढ़िया एनवायरमेंट दे दे तो इन कंसेप्ट को बेसिकली विकसित किया जा सकता है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही। वो कैसे, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मान लीजिए एक प्याजे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, अपने बच्चे के ऊपर ही करा, ये भी एक इनकी आलोचना थी, अपने बच्चे के ऊपर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या काम करा कि ये इनका घर था प्याजे साहब का, ठीक है, और ये इनके बच्चे का यहां पर स्कूल था। तो इन्होंने क्या काम करा, अपने बच्चे से कहा कि बेटा आज तुमको मैं स्कूल लेकर चलूंगा। इन्होंने कहा ठीक है पापा आज आप स्कूल लेकर चलिए। तो प्याजे थे और इनका बच्चा था, तो ये स्कूल लेकर इनको चल दिए, ठीक है, कहा लेकर चल दिए स्कूल, ऐसे रास्ते पर लेकर चल दिए। तो बेटा स्कूल पहुंच गया, लेकिन जब स्कूल से वापस घर जाने के लिए कहा, ठीक है, तो बच्चा वापस नहीं जा पाया। यानी बच्चा स्कूल तो पहुंच गया लेकिन स्कूल से घर नहीं जा पाया। तो यहां से एक कंसेप्ट निकला, वो निकला अपलटावी। कौन सा, अपलटावी का गुण देखने को मिला। यानी बच्चा चीजों को उल्टा पलटना नहीं सीख पाता है। आप बच्चों से कहोगे कि बेटा 2 + 3 कितना होता है, बेटा कह देगा 5 होता है। आप उससे कहोगे बेटा 3 + 2 कितना होता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये कितना होता है, ठीक है। आप बच्चों से कहोगे बेटा जो बर्फ होती है वो पिघलकर क्या बन जाती है, तो वो लिक्विड बन जाती है, पानी बन जाती है। अच्छा पानी बर्फ कैसे बनेगा, वो मुझे नहीं पता। तो यहां से जो ये अपलटावी का कंसेप्ट निकल कर आया वो ऐसे निकल कर आया। बट अगर हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दे, अगर हम बच्चे के साथ रोज रास्ता उसको दिखाए और रास्ते की नॉलेज दे, तो ये कंसेप्ट डेवलप नहीं हो सकते, हो सकते हैं। एक आपके सीटेट के एग्जाम में इन्हीं 4 स्टेज से एक और आलोचना देखने को मिली। जब आलोचनाओं की बात चल रही है तो आलोचना ही चलने दो। सीटेट में एक आलोचना ही देखने को मिली कि जीन प्याजे ने अपनी 4 स्टेज को अपरिवर्तनशील बताया। क्या बताया, इन्होंने अपनी स्टेज को बताया कि ये अपरिवर्तनशील है, इनके अंदर चेंज नहीं हो सकता। बट भाई चेंज हो जाएगा। मैंने कहा अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दे दो, अच्छा उनको एनवायरनमेंट दे दो, तो बच्चे के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम डेली अपने स्कूल से घर, घर से स्कूल आएंगे, हमको हमारे घर वाले बताएंगे, तो हमको रास्ता पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी आलोचना हुई, और भी बहुत आलोचना हुई थी, बट इतना ही जानना आप लोगों के लिए अभी जरूरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर आपका हो गया जो मैंने आपको बताया। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। वो कैरोल गिलिगन नहीं है, वो कैरोल गिलिगन आपका आने वाला है, ठीक है। यहां तक हो गया भाई आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है, इसके ऊपर भाई नजर डाल लेते हैं कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। बचपन के प्रारंभिक साल दे दिए, यानी अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर दे दिया प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दिया। क्या दे दिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था आपको दे दी, ठीक है। क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, प्रारंभिक बाल्यावस्था दे दी जो कितनी होती है, जो होती है आपकी 2 साल से लेकर 6 साल तक की। यानी कि बच्चा यहां पर
स्कूल में जाना स्टार्ट बच्चे ने यहां पर 2 साल से लेके 6 साल तक की, क्या कह रहा हूं मैं भी, ठीक है। तो यहां पर बच्चे ने बेसिकली अब स्कूल का कंसेप्ट, स्कूल की अवस्था तो अब आंगनवाड़ी से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपकी ये हो गई, क्या नाम है, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जब अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, तो अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, 2 से 6 साल तक की बात हो रही है, तो इसमें इसमें पूछा है कि किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वो आपको बताना है। अब बताओ भाई कि किसके विकास पर बेसिकली यहां पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते भाई किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखिए विकास के बेसिकली यहां पर बात करी जा रही है, डोमेन की बात करी जा रही है, विकास के आयामों की बात करी जा रही है। कौन कौन से आयाम होते हैं? फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और आपका इमोशनल, ये आपके विकास के आयाम होते हैं, ठीक है। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक आयाम का दूसरे विकास पर प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए किसी का शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाया, तो उसका बाकी के विकासों पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ता है। ये बात आप लोग समझ गए, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था के ऊपर बात करते हैं। पहले आंसर आप लोगों ने लगा दिया। प्रारंभिक अगर बाल्यावस्था की अगर हम बात करें, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर देखिए इसने विकास के सारे आयाम दे रखे हैं। शारीरिक भी दे रखा है, सामाजिक भी दे रखा है, संज्ञानात्मक भी दे रखा है, स्वयंगात्मक भी दे रखा है, अमूर्त तर्क भी दे रखा है। अमूर्त तर्क बेसिकली प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा नहीं करता स्टार्ट, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन आपको देखिए एक बात यहां पर समझने लायक जरूरी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या काम करना शुरू करता है? अनुकरण करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्या काम करना शुरू करता है? अनुकरण, यानी कि अनुकरण को कहा जाता है कॉपी करना, बच्चा यहां पर स्टार्ट कर देता है। कॉपी किस चीज की करता है? कॉपी करता है वो अपनी जो भी व्यवहार वो देखता है अपने घर के अंदर, जो भी भाषा वो सुनता है अपने घर परिवार के अंदर, उसको कॉपी करना शुरू कर देगा। इसलिए व्यवहार के लिए, भाषा के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड जो माना गया है, अर्ली चाइल्डहुड को माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी और अभी वाले में भी। बट यहां से कई सारे क्वेश्चन और देखने को मिले, कई सारे क्वेश्चन आपके ये देखने को मिले जो अभी वाला सीटेट का एग्जाम हुआ और काफी बार रिपीट हुए, कि भाषा के साथ साथ, ठीक है, अब देखिए भाषा के साथ साथ, ठीक है, इमोशनल और आपका कोग्निटिव, इमोशनल और आपका कोग्निटिव, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए भी सबसे जो सेंसिटिव जो पीरियड है, सबसे जो सेंसिटिव पीरियड जो माना, वो आपका अर्ली चाइल्डहुड को माना। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या काम करता है? चीजों को अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? इमिटेट करके सीखता है। जो भाषा आप घर में बोल रहे हो उसी भाषा को कॉपी कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने हमेशा आदर्श भाषा बोलनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार के इमोशन आप बच्चों के सामने घर में दिखाते हो, ठीक है, जिस व्यवहार पर आप दिखाते हो वैसे ही इमोशन बच्चा भी सीखता है, ठीक है। तो इसलिए इन सभी विकास के आयामों के लिए या भाषा के लिए इसको सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड भी इसको माना गया है, ठीक है। यहां तक आप लोग समझे भाई। उसके अलावा बात करते हैं शारीरिक कौशल की, बात करते हैं। देखिए फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहली चीज जरूर होती है उसकी ग्रोथ और स्किल। ग्रोथ और स्किल, ये दोनों, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ और स्किल कह रहा हूं मैं भी, ये जरूरी होती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखिए छोटा बच्चा है, ठीक है, बढ़ रहा है अभी, और आपको पता है कि जो लगभग 6 साल का जो बच्चा होता है उसकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इस एज में वो आपकी अच्छी खासी स्पीड से बढ़ती रहती है, ठीक है। तो अगर इस टाइम पर बच्चे की वो बाधित हो गई, उसकी जो ग्रोथ है, जो उसकी विकास है वो बाधित हो गई, तो आगे आने वाले टाइम में उसके फ्यूचर में उस पर उसका बुरी तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। उसी में इसकी चीज देखने को मिलती है, बच्चे के मोटर स्किल देखने को मिलते हैं। शारीरिक विकास में उसके मोटर स्किल भी देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 तरीके की मोटर स्किल आती है। एक आती है आपकी फाइन मोटर स्किल और एक आती है आपकी ग्रोस मोटर स्किल। जो अभी सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, मेरे ख्याल से 1-2 शिफ्ट को छोड़कर लगभग सभी शिफ्ट में पूछा गया, फाइन मोटर स्किल कौन सी है, ग्रोस मोटर स्किल कौन सी है। बेसिकली उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए थे, कोई एक उन्होंने एक्टिविटी दे दी या कोई एक एग्जाम्पल दे दिया, फिर पूछ लिया ये फाइन मोटर स्किल है या फिर ये ग्रोस मोटर स्किल है, ठीक है।
फाइन मोटर स्किल वो मोटर स्किल होती है जिसमें आपके मसल्स का कम यूज होता है, ठीक है, जिसमें आपके जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती है, उनका कम यूज होता है। और ग्रोस मोटर स्किल वो स्किल होती है जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। क्या होता है? जिसमें आपके मसल्स का ज्यादा यूज होता है। अभी मैं लिख रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, तो मेरे मसल्स का कम यूज हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है, तो आपकी फाइन मोटर स्किल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैंने भागना शुरू कर दिया, या मैंने लड़ाई करनी शुरू कर दी, या मैंने कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करी जिसमें मेरे पूरे शरीर के मसल्स का ज्यादा यूज होना शुरू हो गया, तो कैसा हो जाएगा? आपका ग्रोस मोटर स्किल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी में आपके नर्वस सिस्टम भी स्ट्रोंग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम जब तक मजबूत नहीं रहेगा तब तक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाएगा। उसके अलावा बहुत सी चीजें आती है, बट सीटेट के एग्जाम में नहीं आती। एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह ये सब चीज आती है, बट आपके एग्जाम में आज तक ना पूछी गई है और ना ही पूछी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरे की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, आपके सोशल डेवलपमेंट की बात करें। देखिए, जब आपका बच्चा प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर होता है तो क्या काम करता है? वो बहुत सी चीजें अपने समाज से सीखता है, ठीक है, क्योंकि 6 साल तक का जैसे लगभग बच्चा रहता है तो अपने घर से बाहर निकलना शुरू करता है। तो बाहर निकलता है, जब एनवायरमेंट के अंदर बच्चा जाता है तो एनवायरमेंट में बच्चे को ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना उसके अंदर पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है उसके अंदर? बच्चे के अंदर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट यानी कि विश्वास और अविश्वास की भावना, विश्वास और अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। किसके प्रति? वातावरण में जो फैक्टर है उनके प्रति। जैसे मान लीजिए उसको पता है ये मेरे पड़ोसी है, ये रामू अंकल है, इनको मैं जानता हूं, इनके साथ में कहीं भी जा सकता हूं। मान लीजिए कोई अननोन पर्सन आया, उसने कहा कि बेटा चॉकलेट ले लो और तुम्हारे पापा वहां पर खड़े हैं, ठीक है, तो बच्चा नहीं जाएगा उसके साथ, नहीं मुझे नहीं जाना, आपको तो मैं जानता भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एनवायरमेंट के अंदर उसके जो जो फैक्टर रहते हैं, जो जो लोग रहते हैं, उनको जानना शुरू कर देता है, उसको विश्वास हो जाता है और अविश्वास भी हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर जो जो फैक्टर होते हैं उनके ऊपर। उसी प्रकार से उसका सोशल डेवलपमेंट हो जाता है इस प्रकार से कि बच्चा, इसके अंदर एक चीज और देखने को मिलती है कि बच्चा लगभग जब 4 साल का होता है ना, तो उसको अपना जेंडर रोल पता लग जाता है। देखो ये क्वेश्चन अभी आपका सीटेट के एग्जाम में भी पूछा गया, जो मैं आपको बताता हूं। 4 साल के बच्चों को लगभग ये पता लग जाता है कि मैं मेल हूं तो भाई मैं क्या काम करूंगा, मैं बंदूक वाले खिलौने से खेलना शुरू कर दूंगा। मैं मेल हूं तो ये जो लड़की है ये गुड़िया से इसको खेलना चाहिए, ठीक है, ये मेरे खिलौने से क्यों खेल रही है। तो बच्चे को बेसिकली जब 4 साल का होता है तो जेंडर रोल का उसको पता लग जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो जेंडर रोल का बेसिकली पता उसको लग जाए, लेकिन यहां पर दोनों जेंडर साथ में खेलते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं? दोनों जेंडर खेलते साथ में है, लड़के लड़कियां दोनों जेंडर साथ में रहते हैं, साथ में बेसिकली रहते हैं, तभी तो उनके क्या होता है, उनके सोशल डेवलपमेंट यहां पर एक तरीके से होता रहता है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। समझते जाना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताता जा रहा हूं। यहां से कई चीजें आपकी होने वाली है। जैसे वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में ही पूछ लिया गया था, अभी वाले में ही पूछा गया, ठीक। उसी प्रकार से आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, प्रारंभिक बाल्यावस्था के लिए बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, जब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, तो समझ लीजिए बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आएगी, ना उसका नंबर बनेगा, स्कोर बनेगा, आगे बच्चा जाके स्कूल छोड़ देगा, स्कूल में ड्रॉप आउट की समस्या बन जाएगी, और उस प्रकार से तो आगे सरकार के आगे भी समस्या हो जाएगी, फिर वो नए नए प्रोग्राम, निपुण जैसे प्रोग्राम को लेकर आएगी, ठीक है। उसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का होना जरूरी है, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर, क्योंकि यहां पर बच्चे नए नए इमोशन को सीखता है, ठीक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो विकास के जितने भी आयाम है, ये चारों के चारों आयाम, इन सभी का डेवलपमेंट बच्चे के लिए होना जरूरी है। अमूर्त तर्क यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर बच्चा अमूर्त तर्क यहां पर नहीं कर पाता, ठीक है। इसको छोड़कर बाकी के चारों ऑप्शन यहां पर आपके सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आंसर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक। समझ गए इसको आप लोग? ठीक है भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है, ठीक। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार, लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोलबर्ग ने दी। बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से
प्रभावित हो जाते हैं, हाय मेरा बच्चा ठीक है कितना टॉप कर दिया, हमारे बच्चे से तो बढ़िया कोई है ही नहीं, ये वाली जो फीलिंग रखते हैं, ठीक है, वो किस स्टेज के अंदर रखते हैं। आई होप जितने भी आप लोग वीडियो देख रहे हो आप में से शायद किसी से कोई रखता होगा, ठीक है, वरना सभी के ये वाले आते होंगे, बस कब तक पढ़ेगा, पढ़ ले, सीटेट का एग्जाम पास कर ले, जब तुझसे यही एग्जाम पास नहीं हो रहा तो तू आगे करेगा क्या, क्या करेगी, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोगों के लिए आई होप आते होंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर इस स्टेज में बताना है जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत के अंदर जो आपकी ये 3 लेवल की 6 स्टेज के अंदर बताया था, ठीक है। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने लेवल बताए थे? लॉरेंस कोलबर्ग ने आपके 3 लेवल बताए थे। 3 लेवल कौन कौन से लेवल बताए थे? एक बताया था इन्होंने आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा बताया था आपका कन्वेंशनल लेवल, दूसरा बताया कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा बताया इन्होंने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। एक बारी में समझना मेरी बात को, जो मैं कहने वाला हूं एक ही बारी में आपको समझ में आ जाएगी। प्री कन्वेंशनल लेवल के अंदर बच्चे के अंदर ज्यादा नैतिकता नहीं पाई जाती, जो ठीक है, जो जैसा घर वाले जिस हिसाब से उसको मतलब बता रहे हैं, ठीक है, आज्ञा दे रहे हैं, दंड दे रहे हैं, उस हिसाब से बच्चा नैतिकता दिखा देगा, वरना बच्चे के अंदर नैतिकता पहली वाली स्टेज के अंदर नहीं रहती। दूसरी वाली स्टेज के अंदर जो आपकी कन्वेंशनल लेवल रहती है, इसके अंदर नैतिकता रहती है, बट नैतिकता यहां पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहती है, समाज के अकॉर्डिंग बच्चा नैतिकता यहां पर दिखाता है। पहली वाली में नैतिकता नहीं रहती, दूसरी वाली में जो नैतिकता रहेगी कन्वेंशनल लेवल के अंदर, वो बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग नैतिकता दिखाएगा। थर्ड वाली जो आपकी स्टेज होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो आपका रहता है, इसमें बच्चा जो नैतिकता रहता है ना, वो किसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएगा, उसको जो ठीक लगेगा। नैतिकता का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब आदमी सही और चीज में गलत करना सीख जाता है, ठीक है, और सही का साथ लेता है, तो बेसिकली यही तो आपकी मोरलिटी नैतिकता होती है, ठीक है। कोई सोचेगा यार सीटेट का एग्जाम है, मैं तो 1-2 लाख रुपए देकर सीटेट का एग्जाम पास कर जाऊंगा। कोई सोचेगा कि नहीं यार मैं तो मेहनत करूंगा, सर की क्लास देखूंगा, सीटेट का एग्जाम पास कर जाऊंगा। तो यहां पर मोरलिटी क्या हो गई? जो मेहनत करके एग्जाम को पास करना चाह रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो आदमी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के अंदर होता है, वो सोसाइटी की नहीं मानता, उसको जो ठीक लगता है वो उस चीज को मानता है, ठीक है। तो यहां पर इसने पूछा है कि जिससे माता पिता और जो उसके टीचर है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाए, यानी यहां पर बच्चा दूसरों के अकॉर्डिंग अपना नैतिकता दिखा रहा है, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को दिखा रहा है। जब दूसरों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को दिखा रहा है तो कौन सी हो जाएगी? आपका कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। कौन सा? कन्वेंशनल लेवल यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अब कन्वेंशनल लेवल के अंदर भी आपकी 2 स्टेज है, जितने भी आपके लेवल है सभी के अंदर आपकी 2-2 स्टेज है, ठीक है। और हर जितनी भी मेरी आगे क्लासेज आने वाली है, हर क्लास के अंदर मैं आपका 1-1 लेवल ले लूंगा, तो आपकी 2-2 स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपकी कन्वेंशनल लेवल के अंदर 2 स्टेज है, एक आपकी गुड बॉय गुड गर्ल, दूसरी आपकी लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। गुड बॉय एंड गुड गर्ल इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की की भावना विकसित करना चाहता है कि मेरे घर वाले, मेरे टीचर, मेरी सोसाइटी के अंदर हर कोई मुझको अच्छा लड़का, अच्छा लड़की की नजरों से देखे। तो ये वाली भावना विकसित करना चाहता है यहां पर जो बच्चा होता है। जो उसके दोस्त यार है उनके सामने भी मेरी रेस्पेक्ट बने, अच्छे वाली, ठीक है। तो आंसर यहां पर सेकंड सही हो जाएगा। अगर यहां पर पेरेंट्स उसको कुछ ऑर्डर देते कि नहीं भाई, जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो आपको इसको ज्यादा रोड पर, हाईवे पर नहीं चलानी, आपको इसको लोकल में चला सकते हो, क्योंकि हाईवे पर चलाने का मान लीजिए कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों को कुछ डिसीजन दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो आपका लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आ जाता, ठीक है। तो आंसर इसका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर भाई आपका नजर डाल लेते हैं, ठीक है भाई। हाँ भाई ये सब नोट्स में होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, यहां पर बात हो रही है आपकी कि क्रिटिकल थिंकिंग, सबसे ज्यादा जो आपके बढ़ावा दिया जा रहा है ना, वो आपके क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। एनईपी 2020 के अंदर भी यही बात कही जा रही है कि बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किया जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मैं एक बार पहले बात कर लेता हूं क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, फिर आपको थोड़ी चीजें क्लियर करता हूं, ठीक। देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है, यानी कि जो आपका ये चिंतन है, उसके बारे में एक बार बात कर लेता हूं। चिंतन के बारे में, यानी कि आपकी थिंकिंग के बारे में कि किस प्रकार से होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर नजर डाल लीजिए कि आपकी किस प्रकार से चलती है, ठीक है। एक बार नजर डाल लीजिए। चिंतन का जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है जब हम किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज के प्रति अपना परसेप्शन बनाते हैं,
यानी कि जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है परसेप्शन, यानी कि आपकी परसेप्चुअल थिंकिंग। क्या होती है आपकी? परसेप्चुअल थिंकिंग। परसेप्चुअल थिंकिंग, या कह सकते हो आप लोग इसको कॉन्क्रीट कह सकते हो, या मूर्त इसको कह सकते हो, चिंतन कह सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई चीज देख ली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने सीटेट का देख लिया कि भाई पहले आपको सीटेट का एग्जाम पास करना है, इसी के बाद ही आप लोग कोई और एग्जाम को, मेन एग्जाम को दोगे, तभी आप लोगों को जॉब मिल जाएगी। ये तो आपका सिर्फ पहला स्टेप है। तो आप लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया कि किसी किसी आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है तो पहला स्टेप आपको अपना सीटेट का एग्जाम देना है, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। तो परसेप्शन बना लिया आपने, ये आपने चिंतन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है आपकी कंसेप्चुअल थिंकिंग। कौन सी आती है? कंसेप्चुअल थिंकिंग आती है दूसरे नंबर पर आपकी। ठीक है, कंसेप्चुअल थिंकिंग, यानी अब आपने कंसेप्ट बनाने शुरू कर दिए। अच्छा ऐसी बात है, सीटेट के बाद बात नहीं बनेगी? अच्छा तो बताओ क्या क्या इसके लिए करा जाए। तो सीटेट के लिए अब आपने कंसेप्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, इसकी जानकारी लेना आप लोगों ने शुरू कर दिया कि आपके कि पापा इसका तो कोई कोर्स होता है, वो कोर्स मुझे करवा दो। ठीक है, तो कहा कि बेटा कौन सा कोर्स है? बीएड का है, डीएड का है, डीएलएड है, दुनिया भर के कोर्स आपने बता दिए। तो आपने कंसेप्ट बनाने शुरू कर दिए कि ये कोर्स करूंगा, फिर सीटेट करूंगा, फिर उसके बाद मेन एग्जाम दूंगा और फिर पास कर जाऊंगा। ऐसे चिंतन आप लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कंसेप्चुअल थिंकिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आप लोग इसको कह सकते हो, अपने माइंड के अंदर अमूर्त चिंतन करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आप लोगों की जो थिंकिंग आई वो आई आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। कौन सी आई? आप लोगों की आई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, आप लोगों की तीसरे नंबर पर आई। ठीक है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है पूर्व अनुभव के आधार पर जब आदमी चिंतन करता है। जैसा आपने सोचा कि भाई अपना पहले कोर्स करूंगा, कोर्स करने के बाद अपना सीटेट की तैयारी करूंगा और उसके बाद जो है चीजें सीखूंगा। जैसा आप लोग अभी सीटेट पढ़ने आए हो पहली बार, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पे कुछ नंबर से पिछले साल रह गए होंगे, अब वो दोबारा नई चीजें सीख रहे हैं। तो पूर्व अनुभव के आधार पर अब वो नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो अपना रिफ्लेक्टिव चिंतन कर रहे हैं। कुछ बच्चे पहली बार सीटेट का एग्जाम देने आए हैं, बट उन्होंने कुछ चीजें अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, जो भी अपना बीएड बीटीसी जो भी किया होगा, ठीक है, बीटीसी नहीं, जो भी अपना किया होगा टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स, तो वहां पर पड़ी होगी, उसके आधार पर चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, यानी अनुभव के आधार पर जो आदमी चिंतन करता है वो आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने के बाद आदमी अगली स्टेज पर पहुंचता है, वो होता है आपका क्रिएटिव थिंकिंग पर। ठीक है, वो होती है आपकी क्रिएटिव थिंकिंग। अब आदमी यहां पर क्रिएटिविटी करता है। क्या काम करता है? यहां पर आदमी क्रिएटिविटी करता है। तो यहां क्या काम करेगा? अच्छा यार सचिन सर की वीडियो देख ली, यहां पर तो कुछ नए पॉइंट पढ़ लिए। अच्छा, इन नए पॉइंट को घुमा घुमा कर मैं इस सब्जेक्ट के अंदर इसको जोड़ दूंगा, प्याज के अंदर इसको जोड़ दूंगा, ईवीएस के अंदर इस तरीके से जोड़ दूंगा। तो अपनी खुद की क्रिएटिविटी का आदमी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। क्रिएटिव थिंकिंग के बाद इससे भी ऊपर लेवल पर आती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। कौन सी? आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आती है। ठीक है, यानी कि आपकी जो समालोचनात्मक चिंतन होता है वो फिर आपका सबसे हाईएस्ट लेवल देखने को मिल जाता है। अब आप बिल्कुल मैच्योर हो गए, अब आपको पता लग गया कि किस प्रकार से टीचर बना जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या आपको सीडीपी के अंदर पढ़ना पड़ता है। लेकिन किसी ने आपको ये कही, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी कोचिंग वाले ने कही कि भाई मेरा कोर्स ले लो और मेरे कोर्स में 2-3 महीने के अंदर ही आपको टीचर बना दूंगा, इस तरीके से आपको चीज कराऊंगा। फिर क्या होगा? भाई बेवकूफ नहीं बन सकता, मुझे तो सारी चीजें पता है। तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। अब आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, आप सही गलत का खुद डिसीजन ले सकते हो, खुद क्रिएटिविटी अपने अंदर ला सकते हो। तो ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, जिस पर सबसे ज्यादा जोर आपका आज की डेट के अंदर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों के अंदर जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक चिंतन, या जिसको आप लोग समालोचनात्मक चिंतन कहते हो, ठीक है, इसका आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो बताओ सबसे बढ़िया चयन किसका करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो। एक होते हैं खुले अंत वाले प्रश्न, एक होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। ठीक है, एक होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन और आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, और आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन का आंसर एक से ज्यादा हो। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक हो। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपने कहा कि सर मेरा नाम कालूचरण है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर हुआ। मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ रहते हो,
तो आपने कहा कि सर मैं भिंडी मार्केट में रहता हूं, तो आपका आंसर सिर्फ एक हुआ। ठीक है, तो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये हो गया कि भाई अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आपका कालूचरण नाम क्यों पड़ा, तो फिर आप अपनी स्टोरी बताओगे कि सर ऐसा हुआ कि कालूचरण नाम इसलिए पड़ा कि कालू मेरे पापा का नाम था और कालिया मम्मी का नाम था, और फिर वो दोनों मतलब किसी तरीके से उनकी स्टोरी चली, तो आपने फिर बहुत सारे आंसर देने शुरू करे। तो वहां पर क्या देखने को मिली, वहां पर देखने को मिलती है क्रिएटिविटी। तो जो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंदर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, और जहां पर क्रिएटिविटी देखने को मिलती है वो हो जाता है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन। और अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन है और क्रिएटिविटी है, तो अपने आप ही भैया आपका समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अभी तक बिल्कुल आपका सही बैठ रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग। भाई कोई कालूचरण ना हो, बुरा मत मान लेना बात का। ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है अगला है वे प्रश्न जिनका उत्तर सिर्फ हाँ या ना में हो। तो यानी कि आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन सिर्फ आपको हाँ या ना के अंदर आंसर देना है। जैसा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से सिर्फ आपको एक पर टिक लगाना है, तो ये आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, तो ये भी नहीं होगा भाई आपका। वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान, ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अभी आपका सीटेट के एग्जाम में आया, जो अभी आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ, इससे पहले भी आपके एग्जाम में आया डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, कौन सी डिक्लेरेटिव नॉलेज यानी कि घोषणात्मक ज्ञान। पहले इसको समझो और समझने के बाद फिर इस ऑप्शन को समझना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का सिर्फ आंसर मत पढ़ा करो, सारे ऑप्शन को डिटेल में पढ़ा करो। देखो घोषणात्मक ज्ञान यानी डिक्लेरेटिव नॉलेज वो नॉलेज होती है, एक ऐसी नॉलेज जिस नॉलेज के सारे कंसेप्ट में सारे आयाम के बारे में जाना जाए कि नॉलेज क्या है, कैसे किस प्रकार से एक्वायर की जा रही है, वो आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है। कि सीटेट का एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम को कैसे पास किया जाए, कब पास किया जाए, क्यों पास किया जाए, आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज है। बट डिक्लेरेटिव नॉलेज को इसने कह दिया इसको प्रत्यस्मरण करना है, याद करना है। तो याद करना, रोट मेमोराइज करना, ये आपकी सभी नेगेटिव चीज है। ठीक है, अगर आपने चीज याद कर ली तो क्या आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर तो क्रिएटिविटी होती है, अगर याद करना नहीं होता ना, ये क्वेश्चन फंस जाता भाई आपका। ठीक है, तो आंसर ये भी नहीं होगा आपका, आंसर सिर्फ आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन को सभी वालों को पढ़ के क्या करो। ठीक है, समझ गए कालूचरण चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक, सर मेरे घर पर कालू है पर गोरी से प्यार करता है, पता नहीं भाई, देख लो कोई होगा तो कालूचरण वो चाकू लेके मेरे पीछे ना पड़ जाए। अगला देखो। ठीक है, तो जितने भी कालूचरण है, तो भाई मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा था। ठीक है, आप लोगों की क्लास का नुकसान होगा अगर कुछ होगा तो। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अनुभवात्मक अधिगम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कौन सी, अरे यार पेन एक सेकंड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, इसके सभी चरणों में अपनाया जाएगा। तो जो अनुभवात्मक अधिगम है, इसके संदर्भ में क्या सत्य नहीं है वो आपको बताना है। आपको इसके नाम से पता नहीं चल रहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कि ऐसी लर्निंग जिसको एक्सपीरियंस के थ्रू सीखा जाए। ठीक है, जिसको एक्सपीरियंस के थ्रू अधिक सीखा जाए, वो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। जैसे अभी आप लोग क्या काम कर रहे हो, सीटेट के अंदर आप लोगों ने जो चीजें सीखी, अब जो चीज आप यहां पर सीखोगे, इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम रहेगा, लाइक आपका मान लीजिए कोई डीएसएस भी रहे, सुपर टेट रहे, XYZ कोई भी एग्जाम रहे, तो वहां पर ये सीखा हुआ आपके काम आएगा ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, एक्सपीरियंस के द्वारा जो आप लोग लर्निंग कर रहे हो। ठीक है, अनुभव के द्वारा जो आप लोग अधिगम कर रहे हो, यही आपका अनुभवात्मक अधिगम यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के संदर्भ में जो आपकी एनईपी 2020 है, एनईपी 2020 ने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में कहा है कि जहां पर बच्चों को एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाए, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सिखाया जाए, वो सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए, वो आपकी बड़ी मतलब ऐसी होनी चाहिए, एक्टिविटीज के और गेम्स के माध्यम से। आप उसमें बुक के हेल्प ले सकते हो, लेकिन वो आपको रोट लर्निंग की तरफ नहीं ले जानी चाहिए। उसमें आप एक्टिविटीज कराइए, जॉयफुल लर्निंग कराइए, इस तरीके से कोलैबोरेटिव लर्निंग आप लोग उसके अंदर करा सकते हो, जो आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, जिसमें बच्चा यहाँ पर खुद करके सीख रहा है।
एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए तो आपके बहुत सारे कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए थे, जैसे आपकी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है आज की डेट में, जिसका पहले नाम MHRD था, तो उन्होंने एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए एक सगुन पोर्टल लॉन्च किया था। ठीक है, नेशनल टीचर अवार्ड 2018 में शुरू हुआ था एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए। उत्तर प्रदेश में इनने शुरू किया था, आओ अंग्रेजी सीखे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे जो आपके एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के लिए शुरू किए गए थे। तो बेसिकली हमें अपने क्वेश्चन में यह पूछा है कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, तो नेगेटिव ढूंढना है हमको। ठीक है, तो पकड़ते हैं नेगेटिव ऑप्शन को, पकड़ते हैं। छात्रों की अपेक्षा शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रिय बनाता है। शिक्षण को अधिक सक्रिय नहीं बनाता, ये बच्चों को अधिक सक्रिय बनाता है, बच्चों को अधिक एक्टिव बनाता है। ठीक है, किसको एक्टिव बनाता है? ये आपके बच्चों को एक्टिव बनाता है। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, तो गलत का इसका एक भाई मिलेगा, बाकी का भाई देखते हैं और कौन कौन है। ठीक है, पिछले अनुभव को नए ज्ञान प्राप्त करने और सकारात्मक सीखने के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर से जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होती है, उस प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नई नॉलेज से कनेक्ट करता है कौन? आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो ये तो सही है भाई आपका, ये इसका भाई नहीं है। ठीक है, हमें तो भाई ढूंढना है इसका। पूरी तरह से पारंपरिक किताबी ज्ञान को बढ़ावा देने पर आधारित है, ये गलत है। सिर्फ किताबी नॉलेज पर बेस नहीं है, आपका एक्टिविटी कराई जाती है। ठीक है, जो फुल तरीके से काम कराए जाते हैं, बच्चा खेल खेल में चीजें सीखता है, तो इस तरीके से आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर चीजें कराई जाती है। तो एक इसका भाई, दूसरा मिल गया। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव दो भाई मिल गए। और देखते हैं, अनुभवों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में वास्तविक व वैज्ञानिक समझ विकसित करने पर जोर देता है। ये भाई आपका पॉजिटिव है, जो आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंदर होता है। तो भाई ये दो भाई है नेगेटिव वाले, और ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हुआ सब चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो किससे प्रभावित होता है? ये तो बड़ा आसान सा है। देखिए, विकास किसका परिणाम होता है? तो विकास आप सभी को पता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट होता है यानी विकास होता है, वो आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट, इन दोनों की ही क्रियाओं का परिणाम है। हेरिडिटी क्या होती है? जो जीन्स हमारे पेरेंट्स के थ्रू हमें मिले हैं। ठीक है, जो जीन्स ट्रांसफर होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, वो आपकी हेरिडिटी यानी कि आपकी आनुवांशिकता होती है। ठीक है, जैसा कहते हैं ना कि भाई इसकी हाइट तो इसके पापा पर गई है, इसकी आंख इसकी मम्मी पर गई है। ठीक है, इसकी जो गाल है ये गड्ढे पड़ते हैं, ये तो इसके पापा जैसे गड्ढे पड़ते हैं। तो ये सभी क्या होती है? ये हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी एनवायरमेंट होती है, वातावरण होती है, तो वातावरण जो आपको चारों तरफ मिल रहा है। अभी आप लोग अपना क्या काम कर रहे हो? विकास कर रहे हो, सीडीपी पढ़कर कि चलो सर हमको पढ़ा रहे हैं, हम चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं और अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो जो आपका विकास होता है, जो बच्चे का विकास होता है, इन दोनों की परस्पर क्रियाओं का परिणाम होता है जो विकास होता है। तो विकास को इसने पूछा है प्रभावित जो करता है, तो देखो जेनेटिक्स प्रभावित करता है विकास को। ठीक है, यानी जो जीन्स के थ्रू हमें मिलता है तो उसका जरूर प्रभाव रहता है। तो आनुवंशिकता प्रभावित करती है। ठीक है, पहला हो गया। शिक्षा विकास को प्रभावित करती है, एजुकेशन प्रभावित करती है। अगर आदमी एजुकेट नहीं होगा तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं रहेगा। फिर क्या कहोगे उसे? तू तो गवारी रह गया। ठीक है, तो इस तरीके से कहोगे। संस्कृति, कल्चर विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत सारी किसी किसी के ऐसी, मतलब ज्यादातर देखा जाता है संस्कृति बहुत संपन्न रहती है। ठीक है, तो वो विकास को प्रभावित करती है, बच्चा अपने आप ही डेवलप होता जाता है। सामाजिक नीतियां, अगर मान लीजिए सामाजिक नीति अच्छी नहीं बनी, बच्चे का विकास हो पाएगा? पूरा देश ही डूब जाएगा। और अगर मान लीजिए सामाजिक नीति अच्छी बनेगी तो बच्चे का पूरे देश का विकास होता जाएगा। तो ये सभी अगर अच्छी बनेगी तो बच्चे का विकास अच्छा होगा, अगर ये सभी चीजें नहीं होगी तो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सभी विकास को प्रभावित करने वाले आपके कारक है, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेव वाइगोस्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया, वो आपको बताना है। किस में ट्रांसफर किया लेव वाइगोस्की ने डेवलपमेंट को यानी कि विकास को, वो आपको बताना है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ठीक है, किस में करा? देखिए, लेव वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी कि आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कौन सा दिया था? आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी।
ये दिया था आपके लेव वाइगोत्स्की ने। तो लेव वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत में कहा था कि जो बच्चा होता है ना, वो अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यही आपका एग्जाम्पल है, हम लोगों ने चीजें सीखी, हम लोगों ने जो अपनी मदर टंग सीखी, मातृभाषा सीखी, कहां से सीखी? अपने घर वालों से सीखी, ठीक है, तो इंटरेक्ट करके सीखी। अभी आप लोग सीडीपी सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो? मुझसे सीख रहे हो। तो मैं किसका हिस्सा हूं? मैं समाज का हिस्सा हूं, ठीक है। तो लेव वाइगोत्स्की ने समाज पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बल दिया। बेसिकली 3 चीजों पर इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण बल दिया। एक तो आपका समाज पर, एक संस्कृति पर, और एक आपका लैंग्वेज यानी कि आपका भाषा पर। इन 3 चीजों को बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। अब बच्चे के विकास के संदर्भ में इन्होंने कहा कि जो विकास होता है वो डैश से डैश में ट्रांसफर हो जाता है। किस में ट्रांसफर हो जाता है वो आपको बताना है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं किस में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए थ्योरी वगैरह मैं पहले भी इससे पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लेना, पुरानी वीडियो भी मैंने इसके ऊपर डाली हुई है, ठीक है। और जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सारी चीजें अगर एक साथ उनको चाहिए तो भैया एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग जाकर ले सकते हो, जो आपका डिटेल में कोर्स है। दोनों में से जो आपको चॉइस लगे आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। देखिए स्कीमा प्रत्यय, स्कीमा का जो कंसेप्ट होता है ये आपका जीन प्याजे से संबंधित है। स्कीमा का कंसेप्ट आगे बताऊंगा कौन सा होता है, पहले भी इसी के ऊपर रखते हैं। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं, अनुकरित क्रियाओं। देखिए बच्चा किससे सीखता है? समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाएं करके, मतलब आपस में इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद यहां से जब विकास उसका ट्रांसफर होता है, फिर कैसे होता है? अनुगरित क्रियाओं पर, ठीक है। यानी जब बच्चा समाज से चीजें सीख लेता है, इंटरेक्ट करके चीजें सीख लेता है, उसके बाद फिर वो क्या काम करता है? खुद से भी अपना चीजों को डेवलप करता जाता है। बस सबसे पहले जो चीजें सीखता है वो अपना समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता जाता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं नहीं होगा। स्कीमा फिर आ गया व्यक्तिगत क्रियाओं से, व्यक्तिगत नहीं आएगी, पहले सामाजिक क्रिया आएगी। जहां पर भी आपको समाज दिखे ना, समझ जाना आपके लेव वाइगोत्स्की है, मेरा नाम लेके लगा देना सही, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। देखो बिल्कुल नया क्वेश्चन, आज तक सीटेट के एग्जाम में यह क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। जो अभी सीटेट गया है उसमें पहली बार यह क्वेश्चन देखने को मिला, वरना आज तक नहीं पूछा गया सीटेट के अंदर। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ नए क्वेश्चन, कुछ नए कंसेप्ट इस बार सीटेट के एग्जाम में आए हैं। ये सभी वो नए क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। तो ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है, और मतलब इनके अंदर आपको पुराने लग रहे होंगे क्योंकि बेसिकली सीटेट के अंदर रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बट ये सारे नए क्वेश्चन ही मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है जो इस बार सीबीएसई वालों ने पूछा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता, जिसको ब्रेन प्लास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से आप लोग इसको कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये ब्रेन प्लास्टिसिटी का जो कंसेप्ट है क्या सुझाता है? देखिए प्लास्टिसिटी की बात करें तो एक आ जाता है आपका डेवलपमेंट के अंदर, प्लास्टिसिटी की बात आती है, प्लास्टिक की आ जाती है कि जो आपका विकास है, यानी जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका डेवलपमेंट है वो कैसे नेचर का होता है? वो आपका प्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। कौन से नेचर का होता है? प्लास्टिक नेचर का होता है। यानी जो कोई व्यक्ति होता है अपने डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और भी ज्यादा है। जैसे अभी आप लोग जो चीजें यहां पर पढ़ रहे हो, उसके बाद जब आप लोग किसी और दूसरे मेन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप अपने डेवलपमेंट को क्या करोगे? और इसको मॉडिफाई कर लोगे, यानी और भी ज्यादा चीजें डीप में पढ़ोगे, और अच्छा खासा लेवल इसके आगे पढ़ोगे सीटेट के आगे, क्योंकि ये तो एक पहला लेवल है इसका, ठीक है। तो यहां पर आप आगे जाके आप लोग क्या काम करोगे? अपने डेवलपमेंट को आप लोग और भी मॉडिफाई कर लोगे, संशोधित कर लोगे, ठीक है। आपको फिर लगेगा यार सीटेट तो एक छोटा ही लेवल था फिर, ठीक है। तो डेवलपमेंट को, विकास को आपने अपने मॉडिफाई कर लिया। उसी प्रकार से ब्रेन प्लास्टिसिटी, ठीक है, यानी ब्रेन के अंदर जितने भी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित जो संक्रियाएं चलती है, जब आपका मस्तिष्क का विकास होता है, जो आपकी एबिलिटी का विकास होता है, ठीक है, तो आपके ब्रेन प्लास्टिसिटी के अंदर आपका आ जाएगा, जो अभी आपका चल रहा है, जो आप लोग अपनी चीजों को मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी क्या सुझाता है वो आपको बता रहा है। पहला दिया है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास, यानी जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए संवेदनशील अवस्था है। देखो ये बात अभी शुरुआत के क्वेश्चन में मैंने आपको बता दी थी ना कि सेंसिटिव टाइम पीरियड तो आपका बाल्यावस्था सभी के लिए है, भाषा के लिए भी है, इमोशंस के लिए भी है, इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, और आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आपका किशोरावस्था के लिए भी आपकी सेंसिटिव आपका पीरियड होता है, ठीक है। इन दोनों के लिए ही आपका सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है।
ये आपका ब्रेन प्लास्टिसिटी को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे का बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, नई नई चीजों को सीख रहा है, उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है, नई नई चीजों को एक्वायर कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, बिल्कुल नहीं, एक समान दर से नहीं होता। यानी विकास की जो रेट होती है वो सेम रेट नहीं होती। क्या नहीं होती? वो सेम रेट नहीं होती, वो अलग अलग रेट से विकास होता है। यानी विकास के अंदर देखने को मिलती है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या देखने को मिलती है विकास के अंदर? व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्या आप सभी का विकास एक जैसा है? क्या आप सभी का इंटरेस्ट एक जैसा है? क्या आप सभी का आईक्यू का लेवल एक जैसा है? सभी का एक जैसा कभी नहीं हो सकता। कोई धीमी गति से सीख रहा है, कोई कहेगा सर मुझे आराम आराम से पढ़ाओ, कोई कहेगा सर मुझे जो है ये क्वेश्चन जो है दूसरे तरीके से दो, कोई कहता है जैसे अभी ये आपके कोर्स चल रहे थे, सर मुझे तो कोर्स से सीखना है, मुझे तो कोर्स परचेज करना है। कुछ बच्चों ने कहा नहीं सर हमें यूट्यूब क्लास से पढ़ना है। तो सब बच्चों का अपना अपना तरीका रहता है। तो डेवलपमेंट भी जो आ रहता है ना, वो आपका अलग अलग रहता है, क्योंकि सबके इंटरेस्ट, सबकी रुचियां, सबके एप्टीट्यूड, सबके आईक्यू लेवल सब अलग अलग है। तो डेवलपमेंट भी कभी आपका एक जैसा नहीं चलेगा किसी बच्चे का। किसी बच्चे का शारीरिक विकास ज्यादा हो जाएगा, किसी बच्चे का कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा शारीरिक विकास आपको दिख रहा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। ये कभी किसी का सेम एक जैसा नहीं हो सकता। तो विकास के अंदर आपकी व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो एक समान दर से कैसे बढ़ जाएगा? सेम रेट से नहीं बढ़ सकता जो आपका विकास रहता है। ठीक है, उसके अलावा केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं, बिल्कुल गलत। दोनों ही विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, मान लीजिए किसी के फादर बहुत टैलेंटेड है, संत आदमी है और इतने पढ़े लिखे दुनिया में कोई है नहीं, बट एनवायरमेंट बच्चों को ऐसा मिल गया, उसके जितने भी यार दोस्त है और पड़ोसी है सब अपने गोलीबाज है या सब अपने डाकू चोर लुटेरे, तो बच्चा भी उनकी संगति का असर पड़ जाएगा। ठीक है, दोनों का होना जरूरी है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता, गलत, प्रभावित करता है। मान लीजिए अगर मेरा शारीरिक विकास या बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हुआ, तभी तो बच्चे आज की डेट के अंदर पीएम पोषण योजना चल रही है। ठीक है, जिसको पहले मिड डे मील के नाम से जाना जाता था। अगर बच्चे का मान लीजिए कोई भी मानसिक विकास नहीं हुआ, शारीरिक विकास नहीं हुआ, वो बच्चे के बाकी के विकास के जो आयाम होते हैं उनको प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक क्षेत्र बाकी के विकास को प्रभावित नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका फर्स्ट आंसर से हो जाएगा, ब्रेन प्लास्टिसिटी का बिल्कुल नया क्वेश्चन इस बार सीबीएसई वालों ने आपके लिए दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके स्क्रीन पर आ गया, ये भी आपके विकास से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो देखते हैं। विकास केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है, इसको हमने अभी देख लिया, नहीं, दोनों का ही परिणाम होता है, आनुवंशिकता और वातावरण का। विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है, नहीं, विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे? जनरल टू स्पेसिफिक की ओर कैसे चलता है? सबसे पहले बच्चा सामान्य क्रिया करता है, फिर विशिष्ट क्रिया करता है। सबसे पहले बच्चा उठना सीखता है, बैठना सीखता है, चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। क्या छोटा बच्चा ऐसा होता है पहले कहेगा कि मम्मी मैं पहले दौड़ लगाऊंगा, फिर बैठना सीखूंगा और फिर मैं लेटना सीखूंगा? उल्टा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले बच्चा क्या काम करता है? सामान्य क्रिया, फिर विशिष्ट क्रिया करता है। तो विकास जो होता है आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इन्होंने उल्टा दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, नहीं, विकास जो होता है आपका केंद्र से यानी सेंटर से बाहर की ओर होता है। जब विकास आपका सेंटर से, ठीक है, मिड का जो पीछे का सेंटर का एरिया है और बाकी के हिस्से की ओर चले, ठीक है, ये सेंटर से होके ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर जाए, तो इस विकास को कहा जाता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आपका प्रोक्सिमोडिस्टल इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है आपका प्रोक्सिमोडिस्टल, इसको कहा जाता है। ठीक है, जब विकास आपका सेंटर से होकर और बाकी के हिस्से की ओर चलता है। सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है प्रोक्सिमोडिस्टल और सिफेलोकोडल। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है कि विकास सिर से पैर की ओर चलता है। ये बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने गलत दिया था, ये बिल्कुल ठीक है कि जब विकास सर से होते हुए, नीचे होते हुए और पैर की ओर जाता है, तो ये विकास का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। इसको कहा जाता है आपका सिफेलोकोडल। ठीक है, क्या कहा जाता है इसका? सिफेलोकोडल इसको कहा जाता है जब विकास आपका सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, बहुत पूछता है सीबीएसई वाला इन दोनों को, आपको सिफेलोकोडल को और आपके प्रोक्सिमोडिस्टल को। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गलत शब्द जोड़ना, ठीक है,
और शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना और वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत है वो आपको बताना है। मतलब शब्दों के साथ बच्चों को सही प्रकार से इंटरेक्ट करना नहीं आ पा रहा, ठीक है, वो आपको बताना है। क्या ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी अधिगम विकार या अधिगम अक्षमता है? बिल्कुल सही, ये आपकी क्या है, अधिगम अक्षमता है। अच्छा ये बताओ ये कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है या डिस्मोर्फिया है, XYZ कौन सी है? या तो इसके ऊपर मेरी वीडियो जाके देख लो, ठीक है, वीडियो मैंने इसके ऊपर बना रखी है, तो जो भी आपको तरीका लगे, लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब देखिए बाकी तीन के ऊपर भी एक बार नजर डालिए। देखिए पहला है, दूसरा इसमें संवलीनता, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी का आप लोग समझ गए कि जब बच्चा किसी चीज को सीखने में दिक्कत ले तो आपका वो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों को यहाँ शब्दों के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन सी है, डिसलेक्सिया है, ग्राफिया, कैलकुलिया, कौन सी है वो जरा कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। अच्छा ये देखो संवलीनता, जिसको ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। संवलीनता का मतलब होता है जब बच्चा किसी से अपना कम्युनिकेट ना कर पाए, जब किसी से बातचीत ना कर पाए, वो आपका क्या होता है, संवलीनता के अंदर आ जाएगा। यानी जब बच्चा कम्युनिकेट ना कर पाए, ठीक है, किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए या अपना जो व्यवहार है उसका रिपीटेशन बार बार वही दिखाए, तो आपका संवलीनता के अंदर वो देखने को मिल जाएगा। बहुत गुमसुम रहेगा, आप उससे कुछ भी पूछोगे कि और भाई क्या हाल चाल है, ठीक है, और भाई पढ़ाई सही चल रही है, सब ठीक चल रही है, ठीक है, चुप अपने में, ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनैलिटी का जो होता है, जो आपका सवलीन टाइप का जो आदमी रहता है, ठीक है, इंट्रोवर्ट तो छोटा वर्ड हो गया इसके लिए, उससे भी खतरनाक है, ठीक है, इंट्रोवर्ट तो गलती से निकल गया, तो आपका सवलीनता हो जाएगा, जो सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करता, ये बहुत पूछा जाता है आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका ADHD का मतलब आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें बच्चा अपना ध्यान केंद्रित एक जगह नहीं कर पाता, अटेंशन नहीं रह पाता एक जगह और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रहता है। आप कहोगे कि बेटा एक जगह यहां पर बैठ जा, इतने में आपका मुंह फिरा, जाके देखा बच्चा कहीं और निकल गया। आपने कहा बेटा ये खाना खा ले, खाने को बहुत जल्दी खाएगा। आपने कहा बेटा ये मोबाइल ले ले, मोबाइल में बहुत जल्दी जल्दी सर्च करेगा। सीटेट का एग्जाम एक दिन के अंदर 150 नंबर कैसे लाए, ठीक है तो ये वाला जो हाइपर एक्टिविटी जो रहती है ना, तो इसी को आपका ADHD के अंदर आएगा। कोई करता है ऐसे कि सीटेट का एग्जाम एक दिन के अंदर 150 दिन में कैसे निकाले, ठीक है, मेरा नाम मत लिख देना भाई सचिन सर, वरना सारी गालियां मुझे पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका ADHD के अंदर आपका देखने को मिल जाएगा। सुनने से संबंधित जो आपका आ जाएगा वो आपका श्रवण बाधिता के अंदर आ जाएगा। बेसिकली आपका एक एक्ट है RPWD एक्ट जो आपका 2016 में आया था। PWD एक्ट 1995 की जगह आपका ये RPWD एक्ट आया था, जिसमें आपकी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं दी हुई है। ये इसको थोड़ा सा मैं आपका और बताऊंगा नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आना है, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, ठीक है, इसके अंदर आपकी ये डिसेबिलिटीज दी हुई है, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी मां से कहा, मां मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली का जवाब देते हुए उसकी मां ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। तो मां का जवाब यहां पर क्या दिखाता है? देखिए बेसिकली क्वेश्चन आपका जेंडर से पूछा हुआ है। अब मैंने आपको बताया हुआ था कि बच्चे में लगभग जेंडर के बारे में 4 साल की एज में उसको नॉलेज हो जाती है, ठीक है, कि भाई मैं मेल हूं या फीमेल हूं। क्योंकि आपको सिंपल आपके सिलेबस के अंदर ही एक चीज दी हुई है कि जो जेंडर है वो कैसी संरचना है। जेंडर कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। ये आपके सिलेबस में भी चीज दी हुई है ना, एक सामाजिक संरचना है, यानी कि एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जो आपकी जेंडर रहती है। और जो सेक्स रहती है वो आपकी जैविक यानी कि बायोलॉजिकल संरचना है। बायोलॉजिकल संरचना या बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। देखिए ऊपर वाले ने बना के भेज दिया, ठीक है, ऊपर वाले ने बनाकर भेज दिया कि भाई ये आपका मेल होगा और ये आपका फीमेल होगा, ठीक है, उन्होंने तो अपना पूरा काम कर दिया। बट नीचे जो सोसाइटी है, नीचे जो समाज है, समाज ने फिर अपना काम बांटे, समाज ने फिर जिम्मेदारियां बांटी। मेल जो होगा वो पावरफुल होता है, मेल होगा वो बाहर के काम करता है, चैलेंजिंग काम करता है, मेल के काम डिफाइन कर दिए। फीमेल जो होती है वो नाजुक होती है, घर के काम करती है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इस तरीके के काम बांट दिए। तो यहां पर जो ऑप्शन है कि फुटबॉल के लिए जब उससे कहा गया तो उन्होंने मना कर दिया,
नहीं फुटबॉल से मत खेलो, तुम एक काम करो गुड़िया से खेल लो। बट बच्चे का मन फुटबॉल से खेलने का है। आज की डेट के अंदर कितनी महिला फुटबॉल खिलाड़ी है, एक से एक जिन्होंने कीर्तिमान बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत और भी मतलब एग्जांपल है, जैसे सीटेट में आए हुए लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, एक लड़के से कहा क्यों भाई लड़के नहीं रो सकते, क्यों भाई लोंडो बताओ, रो नहीं सकते तुम, ठीक है। अगर कोई रोएगा तो तुम्हें कोई ये कह दे कि लड़कियों की तरह रोते हो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। लड़के भी रो सकते हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं वो आपके जेंडर स्टीरियोटाइप से ग्रसित होते हैं, ठीक है। कि एक जो धारणाएं पहले से ही समाज के अंदर चली जा रही है उसी को जो फॉलो कर रहे हैं वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर देखने को मिलता है, ठीक। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को यहां पर प्राथमिकताएं ज्यादा दे दी जाए तो आपका समझ लेना वो टीचर फिर आपका जेंडर वाइज से ग्रसित हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में काफी देखने को मिलती है। आप लोगों ने ईवीएस की किताबें देखी है, जो आपकी एग्जाम में आएगी ईवीएस की किताबें, जिसके अंदर आप लोग पढ़ते हो बचेंद्र पाल जी के बारे में पढ़ते हो, कन्नम मल्लेश्वरी जी के बारे में पढ़ते हो, सुनीता विलियम्स, ठीक है। इन सभी के बारे में आप लोग पढ़ते हो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी एनसीईआरटी की किताबों में इन महिलाओं का उल्लेख क्यों किया गया है? इन महिलाओं का उल्लेख इसलिए किया गया है ताकि जो स्कूल के अंदर आने वाली जो बच्चियां होती है उन स्टोरी को पढ़ सके और पढ़ने के बाद उनसे प्रेरित हो सके कि जब ये महिलाएं इतने बड़े लेवल पे इतने बड़े काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो वो स्कूल में आने वाली बच्चियां उनसे मोटिवेट होकर अपना खुद अपनी लाइफ के अंदर इतने बड़े बड़े काम कर सके। तो आपके सीटेट में खासकर ईवीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके इन महिलाओं को आपके एनसीईआरटी किताबों में लाने का मकसद क्या है। तो लाने का मकसद ये है जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज देना है, इसलिए इन स्टोरी को शामिल किया गया है आपकी किताबों के अंदर, ठीक। तो आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक, कौन सा रोता है भाई स्टीरियोटाइप को खत्म करने के लिए? अच्छा चलो देखते हैं भाई। मधुलिका, मधुलिका के बारे में बात करते हैं। मधुलिका तो वही है ना वो कौन सी मूवी थी वो, अक्षय कुमार वाली, वही वाली है ना रात की। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। देखो नृत्य भी आ गया वो विद्या बालन वाली मधुलिका, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी वो आपको बताना है। हार्वर्ड गार्डनर बेसिकली जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, या जिन्होंने दिया था आपका बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, यानी जिन्होंने कहा था कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की उन्होंने बुद्धियां बताई, ठीक है। और पता नहीं आपके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, ठीक है तो है, इतना तो मुझे पता है, ठीक है। तो इन्होंने जो अलग अलग प्रकार की बुद्धियां बताई उसमें से एग्जामिनर ने 4 आपके सामने स्क्रीन पर दे दी और फिर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि मधुलिका के अंदर कौन सी बुद्धि है। तो भाई मधुलिका अगर जिंदा होगी तो मैं तो कहूंगा उनके अंदर सारी है, क्या पता रात में ना आ जाए, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कौन सी सही है। तो मधुलिका यहाँ पर डांसर है भाई, और डांसर के साथ साथ योग कला में भी माहिर है। तो बेसिकली यहां पर उनको अपनी जो बॉडी की जो एक्टिविटीज है उसमें निपुणता हासिल है, और ऐसी बुद्धि जो बॉडी को मूवमेंट कराए, जो बॉडी की एक्टिविटीज कराए, वो होती है आपकी बॉडी काइनेस्थेटिक बुद्धि। शरीर को गति देने वाली जो बुद्धि होती है ना, वो होती है आपकी शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है। थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मधुलिका के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? थर्ड आंसर यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। 2 बुद्धियों के अंदर बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इंटरपर्सनल और आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंटरपर्सनल इंग्लिश में नाम याद करना भाई इनका, ठीक है। हिंदी के अंदर देखो कंफ्यूज हो जाओगे, लगभग सेम लगते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आदमी दूसरों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट करता है, दूसरों की फीलिंग्स भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से जान पाता है, ठीक है। जैसे नेता, नेता नहीं आपका बेटा आया हो, ठीक है, इस तरीके से कहकर आपके पैर पकड़ता है और एक बार जीतने के बाद उन्हीं पैर को खींचकर आपको फैला देता है। उसके अलावा जैसे जो ये एजेंट रहते हैं, एलआईसी एजेंट रहते हैं, सर ये स्कीम है, ये स्कीम है, सर जब आप मर जाओगे ना तो सर उसके बाद आपको 50 करोड़ मिलेंगे। अच्छा मरने के बाद 50 करोड़, ये वाली स्कीम दे दो मुझे, ये अच्छी लग रही है। अब मरने के बाद क्या करोगे 50 करोड़ का? लेकिन एलआईसी वाले बेच के चले जाते हैं, ठीक है, या दूसरे वाले होते हैं, एलआईसी वाले नहीं, मतलब जो भी कोई एजेंट रहता है वो इस तरीके से कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये वाली बुद्धि रहती है, क्योंकि दूसरे की भावना को विचारों को जान जाते हैं। मनोचिकित्सक जो रहते हैं, मनोचिकित्सक इस तरीके से काम कर जाते हैं। टीचर के अंदर भी ये वाली बुद्धि पाई जाती है, टीचर बहुत तेज तरार होता है, ठीक है, भले टीचर को कंजूस कह लो आप लोग। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर पाई जाती है जो खुद से इंटरेक्ट करते हैं,
जो खुद की भावना को बहुत अच्छे तरीके से जान पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के लोग आपके आध्यात्मिक तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। या आपके इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके योग गुरु, आध्यात्मिक गुरु वगैरह हो गए, वो आपके इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और जो दुकानदार हो गए, जैसे किसी दुकान के अंदर आप जाओ और दुकान के अंदर जाकर आपने शर्ट पहन ली और आपको लग रहा है यार मैं तो बहुत गंदा लग रहा, दुकान वाला कहेगा क्या लग रहे हो भाई, ठीक है, आपके लिए बनी है सर ये शर्ट, तो आपको क्या लगेगा, अरे हाँ यार सही कह रहा है, तो चिपवा देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके की बुद्धि इनके अंदर पाई जाती है इंटरपर्सनल के अंदर। म्यूजिकल इंटेलिजेंस उन लोगों के अंदर पाई जाती है, संगीत में बुद्धि, जिनको संगीत की नॉलेज होती है, ठीक है। जैसा आपका कौन कौन से संगीतकार इस टाइम चल रहे, में तो गाने सुनने की वो भी खत्म हो गई, कौन कौन है, 2-3 का नाम बताइए। रफ्तार, ये तो भाई उल्टे नाम बता रहा, रफ्तार बताए किसने और किसका ना, ठीक है। रफ्तार, पुराने वालों के नाम बता देता, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और हिमेश रेशमिया, ठीक है। ये सब इनके अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, लता मंगेशकर जी, इनके अंदर ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की बुद्धियां हो गई। अगली क्लास के अंदर बाकी बुद्धियां बता दूंगा, तो ये सभी बुद्धियां यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब देख लो आपके अंदर कौन सी बुद्धि है, वो आप लोग आइडिया लगा लो, ठीक। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ, एथलीट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। एथलीट के अंदर भी आपकी ये वाली पाई जाती है, बोर्डली काइनेस्थेटिक बुद्धि, एथलीट एथलीट के अंदर भी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। अभी क्या चल रही है हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ईवीएस से संबंधित पूछ लिया, बताओ टेलर बर्ड कौन सी बर्ड होती है। तो अभी आप लोगों का दिमाग में घूम गया यार टेलर बर्ड कौन सी, खोलो नेट खोलो, अपनी किताबें खोलो। तो मैंने अभी आपका असेसमेंट करना शुरू कर दिया। तो यहां पर जो आपका असेसमेंट है, ये आपका किस प्रकार का असेसमेंट है वो आपको बताना है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं आपके असेसमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। देखिए यहां पर बेसिकली 2 प्रकार के असेसमेंट, आपके समेटिव असेसमेंट और आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका वो असेसमेंट होता है जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। किसके दौरान चलता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है। जैसे अभी हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने बोर्डली काइनेस्थेटिक बुद्धि थी, तो मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया कि और मुझे एक एग्जांपल दो, तो एक बच्चे ने कहा कि सर एथलीट के अंदर पाई जाती है। तो मैंने क्वेश्चन पूछा, तुरंत मुझे आंसर आ गया। तो वो असेसमेंट, ठीक है, तो जो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलता है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन एक ऐसा असेसमेंट जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो जाता है, वो होता है आपका समेटिव असेसमेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारी क्लास खत्म हो गई, तो क्लास खत्म होने के बाद मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, उसके बाद भैया आप लोग नीचे कमेंट में आंसर दे दो, मैं तो अपना सोने चला जाऊंगा, फिर उसका जवाब नहीं आएगा क्योंकि नीचे आपका लाइव चैट नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो बच्चे के ईयरली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, वार्षिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, वो आपके समेटिव असेसमेंट के अंदर जाती है। इसीलिए आपके एनईपी 2020 ने भी सबसे महत्वपूर्ण जो माना है, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट को माना है कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप ज्यादा ज्यादा बढ़ाइए और समेटिव असेसमेंट को आप ज्यादा ज्यादा कम करिए। इस बात को एनईपी 2020 ने इसको माना है और इंप्लीमेंट करने की बात कही है। यहां पर जो असेसमेंट होगा वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी तक सही है। तीसरा है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जहां भी मानकीकृत या स्टैंडर्डाइज आपको देखने को मिले, चाहे आपका स्टैंडर्डाइज आपका असेसमेंट हो या पेपर हो, चाहे टेस्ट हो, XYZ कुछ भी हो, मेरा नाम लेकर उसको काट देना, बाकी मैं देख लूंगा। सीबीएसई वालों को मेरे ऊपर छोड़ देना आप लोग, ठीक है। ये कभी आपका सही नहीं होने का, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट मतलब वे टेस्ट, वे असेसमेंट या वे पेपर जो एक पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग, एक मानक के अकॉर्डिंग चलते आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे का असेसमेंट सही प्रकार से नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको काट देना। फोर्थ आपका मानक संदर्भित मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जो आपका एक मानक के अकॉर्डिंग सेट होते हैं, वो आपके मानक संदर्भित मूल्यांकन है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मानक सेट कर दिया कि भाई देखो ये सचिन है, ये सचिन के सीटेट में 150 में से 150 नंबर आ गए, ठीक है। और अब तुम्हें भी जो है ना सीटेट में सभी को 150 में से 150 लाने हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर टीचर ने क्या काम कर दिया, कंपेरिजन कर दिया कि यार इस बाकी बच्चों को भी या इस बच्चों को भी इस बच्चे के कंपैरिजन वो करना है, बराबर में नंबर लाने हैं। तो एक मानक सेट कर दिया मूल्यांकन करने के लिए। तो क्या ये असेसमेंट सही माना जाएगा जहां पर 2 बच्चों की या बाकी के बच्चों का आपस में कंपैरिजन किया जाए?
जहां पर बच्चे के कंपैरिजन की बात आ जाएगी वो मूल्यांकन सही नहीं माना जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होने से रहा, सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? किसके? विविध समूह, जो कि आप लोगों का समूह है, जो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, अलग अलग समूह के आप लोग हो। तो अब देखो, एज ए टीचर क्या ध्यान में रखना चाहिए? हर विद्यार्थियों को स्वीकारना चाहिए, वह सम्मान देना चाहिए। ठीक है, अब सोचो अगर मैं आपको सम्मान ना दूं तो कितनी गालियां मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पड़ने वाली है। सेम आपको भी बच्चे से जुड़ी हर चीज को सम्मान और स्वीकार देना चाहिए, चाहे बच्चे का व्यवहार, कल्चर, संस्कृति, XYZ जो भी कुछ हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, वो आपको करना चाहिए। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी कल्चर से आ रहा हो। ठीक है, तो ये नहीं होगा आपका। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए, अगर हो सके तो उसकी मातृभाषा में कम्युनिकेट करना चाहिए। ठीक है, अगर मतलब अगर आप ये पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपनी मातृभाषा में होता है, कंफर्टेबल जो होता है। NEP 2020 ने भी ये कहा है कि बच्चे की एटलीस्ट क्लास 5 तक तो आपको कंफर्म रखनी है, अगर हो सके तो क्लास 8 तक भी आप बच्चों को उसकी मातृभाषा में शिक्षण दीजिए। तो मातृभाषा को इतना महत्वपूर्ण माना है NEP 2020 ने भी, NCERT 2005 ने भी, और सभी ने। तो ऐसा कम्युनिकेशन आपको रखना है जिसमें बच्चा इजीली कंफर्टेबल हो सके। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, मतलब इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देना। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन कैसे देना? कि अरे वो राजा जीत का कौन सा लड़का है, वो खड़ा हो जा भाई, ठीक है, और खड़ा होकर पढ़ाना शुरू कर दे जो कल मैंने तुझे पढ़ाया था। अब बच्चे देखेंगे राजा जीत का कौन सा लड़का आ गया क्लास के अंदर, ठीक है, और कल क्या पढ़ाया था यार सर ने, कल तो हम भूल गए। तो इस तरीके के इनडायरेक्ट निर्देश दिए जा रहे हैं। तो क्या ये बच्चे के लिए सही रहेंगे? सही नहीं रहेंगे। पहले तो बच्चा सोचेगा यार कौन राजा जीत, ठीक है, अच्छा ये है, तू है भाई राजा जीत का लड़का, अच्छा यार सर ने कल क्या पढ़ाया था यार, मुझे तो पता नहीं, तुझे पता है भाई, मुझे भी नहीं पता, बस हो गया खराब। तो इस तरीके के इनडायरेक्ट निर्देश नहीं देना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। कौन से? विविध समूह की अगर क्लास है ना, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ठीक, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ठीक है, हर बच्चे की योग्यता के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको निर्देश देने चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर तेरी कैपेबिलिटी कम है, योग्यता कम है, तो आपको ये काम करना चाहिए, तुम्हारी ज्यादा है तो आपको ये काम करना चाहिए। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, ना कि इस प्रकार के इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मैंने देखा है कुछ गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर ये काम करते हैं। ठीक है, अरे फूलवती के लड़के खड़ा हो जा, ठीक है, ये वाला काम करना शुरू कर दे। कौन सा काम? उल्टे सीधे भाई बोलते रहते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, बिल्कुल सही बात है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए बच्चों के अंदर। बेटा ये वाली बात काम समझ में नहीं आया? नहीं आया सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दूसरा काम कर ले, इसमें मन नहीं लग रहा दूसरा पढ़ ले। जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, आप लोग जबरदस्ती एक के पीछे मत पढ़ो। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कौन सा है, ये काम नहीं देना चाहिए, ये बनाना चाहिए। ये दो ऑप्शन इसके अंदर आपके गलत है। ठीक है, तो बाकी आपके सारे सही है। ठीक, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय सर फीमेल की जगह मेल हो गया भाई, चलो उसको करेक्ट कर लो भाई। ठीक है, आएगा आपका टाइम, वरना बाद में फिर 1 महीना बेकार जाएगा, उसको फिर ऑफिस के चक्कर लगाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए सामने, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। बिल्कुल गलत। देखो, जो बच्चे की जो एरर और जो मिस्टेक होती है, गलतियां और त्रुटियां होती है, जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे? इसी बात को आपके NCERT 2005 ने भी, इसी बात को आपके NEP 2020 ने भी, इन्होंने कहा है कि बच्चे की गलतियों को सबसे महत्वपूर्ण माना जाए। इन्होंने कहा है कि जो बच्चे की जो गलतियां होती है वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट होती है। बच्चा जब तक गलतियां नहीं करेगा, टीचर को पता नहीं चलेगा कि बच्चा क्या गलती कर रहा है और कहां पर गलती कर रहा है। उसके बाद ही तो उसको रिमीडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा। इसलिए बच्चे को गलती करने दो। अब ये मत कहना सर हम भी गलती करेंगे, तुम गलती करोगे तो तुम्हारी टांगे तुम्हारे घर वाले तोड़ देंगे। ठीक है, आप गलती ये मत करना, छोटे बच्चों को गलती करने देना। ठीक है, आप गलती, दूसरों ने जो गलती की हुई है उस गलती से सीखना और आप गलतियों से बचना, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो। ठीक है, कि दूसरों ने क्या गलती करी है, किस वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनको देखकर आप लोग सीखना है। ठीक है, आप मत करना। तो ये क्या होती है? गलत ऑप्शन हो गया।
कि गलतियां जो होती है विद्यार्थियों की असफलता का नहीं, सफलता को दर्शाती है। बच्चा गलती करेगा, पता लग जाएगा कहां पर कर रहा है, फिर टीचर उसको बढ़िया तरीके से रिमिडल टीचिंग दे देगा। तर्क इसमें दिया है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती। पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। पूरी की पूरी जो चीजें चल रही है, जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बच्चा। अगर बच्चे को इसने यहां पर कह दिया कि बच्चे में सोचने की क्षमता नहीं होती है, आगे मुझे ऑप्शन ही नहीं पढ़ना। जहां पर भी आपके एग्जाम में बच्चे के विपरीत, बच्चे के अपोजिट कोई भी चीज देखने को मिल जाए, चाहे बच्चे के अपोजिट हो, उसकी मातृभाषा के अपोजिट हो, उसके व्यवहार के अपोजिट हो, XYZ, उसके प्रति कोई भी अपोजिट, कोई भी आपको क्लू मिले, उस ऑप्शन को देखते काट देना। ठीक है, वो आंसर कभी आपका सही नहीं होने का, दोनों ही गलत है आपके। ठीक है, कौन से आपके? दोनों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, A और R दोनों गलत है। अगला देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं और यहां पर आपके मैच दी फॉलोइंग आगे, इनके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसके ऊपर मैच दी फॉलोइंग करते हैं। तो मैच दी फॉलोइंग के अंदर पहला है कि मिलती जुलती समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका एनालॉजी। ठीक है, यानी तुल्य रूपता, यानी एनालॉजी कहा जाता है। मिलती जुलती समस्या, मान लीजिए भाई आप लोगों ने कोर्स ले लिया और कोर्स के अंदर जैसे मान लीजिए आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन आना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट के अंदर क्या होता है? मॉक टेस्ट के अंदर आपका सेम जिस प्रकार से आपका पेपर ऑनलाइन आता है उसी प्रकार का फॉर्मेट मिलता है और लगभग ऐसी क्वेश्चन इस बार देखे जाने की पूरी संभावना है, जो रिपीटेशन देखने को मिलेगा। तो जो मिलती जुलती समस्या है, जो सीटेट की आपकी समस्या है, उसी के जैसा आपको मॉक टेस्ट मिल गए। तो सीटेट जैसे मॉक टेस्ट मिल गए, तो समस्या से जुड़ी आपकी समस्या है, मॉक टेस्ट मिल गए आपको। ठीक है, यानी समस्या से मिलती जुलती समस्या के समाधानों को आपने ध्यान में रख लिया। किसके समाधान क्या हो सकते हैं? कि चलो सीटेट के एग्जाम पास करने के लिए मॉक टेस्ट पर प्रैक्टिस करते हैं और यहां पर जो जो हमारी नॉलेज है, जितने हमने एक्वायर करी है, चीजें सीखी है, यहां पर हमको पता लग जाएगा। या फिर हम क्या काम करते हैं और क्लास अटेंड करते हैं और अपनी चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनालॉजी के अंदर आ जाएगा। अगला है एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि, यानी स्टेप बाय स्टेप जो मेथड होता है एक समस्या को हल करने का, उसको कहा जाता है आपका एल्गोरिदम मेथड। ठीक है, एल्गोरिदम मेथड आपकी कलन विधि खासकर आपकी यूज होती है आपकी मैथ्स के अंदर, और इस विधि को आपको नेगेटिव मानना है, इस विधि को आपको यूज नहीं करना। पता है क्यों? ये विधि आपके रोट लर्निंग की तरफ लेकर जाती है, आपको रटने की तरफ आपको प्रोत्साहित करती है। पता है कैसे करती है? देखो, आपने जैसे छोटे थे, जब आपने मैथ्स पढ़ना सीखा था, तो कैसे सीखा था? जैसे मैं खुद बताता हूं, हमने जब मैथ्स पढ़ना सीखा, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है फॉर एग्जाम्पल 20 लिख दिया, ठीक है, और 20 में हमको 24 जोड़ना है। ठीक है, 20 में 24 जोड़ना है, तो हमने पता है कैसे जोड़ना शुरू करा बहुत से बच्चों ने। ठीक है, सभी की बात नहीं कर रहा। 2 और 2 4, और इस 4 में यहां से 4 जोड़ दिया, इस तरीके से, मतलब इस तरीके से जोड़ना शुरू करा, लेफ्ट साइड से जोड़ना शुरू करा हमने। जबकि जोड़ा किस तरफ से जाता है? राइट हैंड से इस तरफ से जोड़ा जाता है। एल्गोरिदम कहता है कि यहां पर एक समस्या को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करिए, जबकि बच्चों के अंदर आज की डेट के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग करना है, मतलब उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है। आप बच्चों से कह दो कि बेटा जो तुम्हें करना है वो तुम करो अपने तरीके से, इस तरीके से सोल्व करना है, इस तरीके से करो। जब बच्चा गलती करेगा, गलती को हमको इंपॉर्टेंट मानना है, तो फिर टीचर को बताना कि बेटा इस काम को ऐसे नहीं इस तरीके से करना होता है, फिर गलती का उसको समाधान कराना है। तो बेसिकली जो आपका एल्गोरिदम मेथड होता है वो आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है, इसलिए मैंने कहा आपको इसको नेगेटिव मानना है, खासकर मैथ्स के अंदर। ठीक है, अगला है एक समस्या को उप लक्ष्यों में विभाजित करना। ठीक है, एक समस्या आपके सामने सीटेट है, उसको आपने सब गोल यानी उप लक्ष्यों में विभाजित कर लिया। भाई सीडीपी यहां कर लिया, ईवीएस यहां कर लिया, लैंग्वेज यहां कर लिया, अलग अलग उप लक्ष्यों में विभाजित कर लिया, और फिर प्रत्येक उप लक्ष्य को हल कर दिया कि सीडीपी अब ऐसे पढ़ूंगा, ईवीएस ऐसे पढ़ूंगा, इसके यहां से पढ़ूंगा, इसकी क्लास यहां से देखूंगा। इस तरीके से आप लोगों ने विभाजित करके करना शुरू कर दिया। इसको कहा जाता है आपका मीन्स एंड एनालिसिस, जिसको कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट बचा सही उत्तर प्राप्त करने की एक सामान्य नीति। ठीक है, यानी खोज विधि के माध्यम से, जिसको आप लोग कह सकते हो, जो आपका ह्यूरिस्टिक हो जाएगा। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपके मैच दी फॉलोइंग यहां पर सही हो गए। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग आपके सही हो गए। ये आपके समस्या समाधान की विधियां होती है। किसकी होती है? समस्या समाधान की आपकी विधि देखने को मिलती है। ठीक है, देखिए समस्या समाधान की अगर बात हो रही है, अगर बात या समस्या समाधान की हो रही है,
तो समस्या समाधान के अंदर यह क्वेश्चन बड़ा सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि समस्या समाधान के स्टेप क्या है। ठीक है, समस्या समाधान के स्टेप पूछ ले जाते हैं। एनसीईआरटी द्वारा सबसे फेमस विधि है और ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी शिफ्ट के अंदर ना देखने को मिले। बहुत कम शिफ्ट होती है जिसमें ना आए, वरना समस्या समाधान आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। ठीक है, समस्या समाधान विधि जिसमें अपना समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें किस प्रकार समस्या का समाधान किया जाता है वो आपको बताना है। समस्या आपके सामने क्या है, सीटेट, और सीटेट का आपको समाधान करना है। और कैसे करना है जरा उसके बारे में एक एक करके हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक एक करके नजर डाल लेते हैं। समस्या का अगर आपको समाधान करना है तो सबसे पहले आपको समस्या की पहचान करनी चाहिए। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्या करनी चाहिए, समस्या की पहचान करनी चाहिए। ठीक है, समस्या की पहचान करना, या लिख सकते हो उसको परिभाषित करना। ठीक है, या उसको परिभाषित करना। तो समस्या आपके सामने आई गई कि सीटेट का एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम को मुझको पास करना है। तो समस्या की आपने पहचान कर ली। समस्या की पहचान करने के बाद आपने क्या काम करा, समस्या का विश्लेषण किया। क्या काम किया आपने, समस्या का विश्लेषण, यानी कि आपने एनालिसिस किया। ठीक है, कि यार अब सीटेट के एग्जाम को कैसे पास किया जाएगा, इसका विश्लेषण करता हूं, एनालिसिस करता हूं इसका, कि ये चीज पढ़ेंगे, ये चीज नोट्स बनाएंगे, या सर की क्लास देखेंगे, या इनका कोर्स लेंगे, जो भी आपको तरीका ठीक लगे। उसके बाद जो भी आपने यहां पर एनालिसिस करा और जो यहां पर आपने कंसेप्ट बनाए, ये लंबी लाइन हो जाएगी, सीधा समझा रहा हूं। जो आपने कंसेप्ट बनाए, कंसेप्ट के बीच अपने संबंध बनाकर आपने एक परिकल्पना बनाई। ठीक है, कंसेप्ट के बीच संबंध बनाकर आपने हाइपोथेसिस, यानी कि आपने परिकल्पना बनाई। ठीक है, परिकल्पना बनाना, आपने परिकल्पना यानी कि आपने हाइपोथेसिस यहां पर बना ली, परिकल्पना बना ली कि भाई ये कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से पढ़ना है, और इस तरीके से अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। एक आपने परिकल्पना पूरी तैयार कर लिया कि सीटेट के एग्जाम में मुझे 130 140 का स्कोर कैसे लाना है। फिर परिकल्पना बनाने के बाद आपने क्या काम करा, इसका परिकल्पना का परीक्षण किया। ठीक है, क्या काम करा, परिकल्पना का, हाइपोथेसिस का परीक्षण किया आपने। ठीक है, हाइपोथेसिस लिख देता हूं, हाइपोथेसिस का आपने परीक्षण करा। और परीक्षण का होगा आपने, परीक्षण होगा आपके एग्जाम सेंटर के अंदर, जो आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोथेसिस का आपने यहां पर परीक्षण किया। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट, आपका आएगा परिणाम आएगा। तो फिर उसके बाद करोगे आप लोग अपने परिणाम का सत्यापन। क्या करोगे आप लोग, अपने परिणाम का सत्यापन करोगे कि जो चीज मैंने बनाई थी, जो चीज स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करी थी, वो सही है या नहीं है। फिर आप अपने परिणाम को वेरीफाई करोगे, दूसरों को भी तो बताओगे कि इस तरीके से पास किया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी समस्या समाधान को करने के ये स्टेप बताए हुए एक एक करके, और यही स्टेप आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन के अंदर यही आपको स्टेप दिए होते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लो, यही से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारे स्टेप बता दिए। ठीक, और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, सोशलाइजेशन होता है, वो सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा सबसे पहले चीजें कहां से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामाजिकरण का मतलब क्या होता है, जब बच्चा अपने समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। ठीक है, यही आपका सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण होता है। और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे चलती है, जिंदगी भर चलती रहती है। ठीक है, जिंदगी भर आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता है, लेकिन सबसे पहले आदमी किससे सीखता है, सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, अपने माता पिता से। और माता पिता में भी सबसे पहले किससे सीखता है, अपनी माता से सीखता है। ठीक है, माता से सीखता है। तो बच्चे का सबसे पहला सामाजिकरण उसका परिवार से होता है, यानी उसके पेरेंट्स से होता है। ठीक है, तो पहला सही है। कारण इसमें दिया है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है। बिल्कुल सही बात है। जो फर्स्ट एजेंसी है सामाजिकरण की, वो है उनका परिवार। ठीक है,
बच्चों के सामाजिकरण की जो फर्स्ट एजेंसी होती है वो होता है उनका परिवार। लेकिन बच्चों के सामाजिकरण का अगर मैं सेकंड एजेंसी की बात करूं, द्वितीय कारक की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आ जाएगा उनका स्कूल आ जाएगा, उनमें आ जाएगा उनका स्कूल आ जाएगा, उसमें आ जाएगा आपका मीडिया आ जाएगा, ठीक है, उसमें आ जाएंगे आपके धार्मिक स्थल आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपके धार्मिक स्थल आ जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है, और जो मीडिया के अंदर यूट्यूब देखता है, ठीक है, और जो मोबाइल वगैरह चलाता है वहां से कुछ ना कुछ चीजें सीखता है। और धार्मिक स्थल जहां पर भी बच्चा मान लीजिए मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, चर्च जाता है, गुरुद्वारे जाता है, वहां से चीजें सीखता है, वहां से सोसाइटी से इंटरेक्ट करके चीजें सीखता है। तो प्राथमिक जो एजेंसी रहेगी वो उसका परिवार रहेगी, और जो सेकेंडरी एजेंसी रहेगी स्कूल, मीडिया, धार्मिक स्थल रहेंगे, ठीक है। तो दोनों ही ठीक है भाई आपके, क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो पहला आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि अभिकथन ए सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। सुविधा वंचित समूह, ऐसे समूह से आने वाले बच्चे जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती है, सरकारी लाभ भी बहुत दूर जाकर उनको मिलता है, अगर ऐसे बच्चे आपके स्कूल के अंदर आ रहे हैं, तो एज ए टीचर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उनका आदर सत्कार सम्मान, उनकी से जुड़ी सभी चीजों का आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उनको जानना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, यहां पर कारण दिया है कि पाठ्यचर्या की जो अभिकल्पना है वो औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, बिल्कुल गलत भाई। अगर पाठ्यचर्या बना रहे हो आप लोग, ठीक है, अगर करिकुलम का निर्माण कर रहे हो, तो करिकुलम का निर्माण करते टाइम ये थोड़ी सोचोगे कि एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया जाएगा। जब एक करिकुलम को सेट किया जाता है ना, तो करिकुलम को सेट करते टाइम ये देखा जाता है कि किस प्रकार से सभी बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके इस करिकुलम के अकॉर्डिंग, ना कि सिर्फ एवरेज बच्चों का। तो दूसरा जो आपका कारण दिया है ये गलत है, सिर्फ आपका असर्शन इसके अंदर ठीक है। क्या है, सिर्फ असर्शन इसके अंदर आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई क्लास आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी, सचिन एकेडमी ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर पर डालिए, एप्लीकेशन आ जाएगी, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको मिल जाएगी सारी क्लास, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके सामने आ गया। अच्छा इसका बताओ, इसका क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल है आपका, कि डिसलेक्सिया इज आ डैश डिसेबिलिटी, कि डिसलेक्सिया किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता है, ठीक है। बेसिकली वर्ड विकलांगता इसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो बताना है। डिसलेक्सिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली डिसलेक्सिया के अंदर बच्चा पढ़ने से संबंधित जितने भी विकार आ जाएंगे वो आपके डिसलेक्सिया हो जाएंगे, ठीक है। तो पढ़ने से संबंधित जैसा अगर मैं लिखूं कि ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ये बेवकूफ है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि सर यहाँ तो कुछ और लिखा है। तो भाई मान लीजिए मैंने बताया ना डिसेबिलिटी है, तो कुछ भी बोल सकता है पढ़ने वाला, उसको पढ़ा हुआ कुछ सही थोड़ी लगता है, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ और भी लिख दूं कि पठन वैकल्य, बच्चे बेवकूफ है, शायद मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो पढ़ने से संबंधित जितने प्रकार विकार आ जाएंगे, या फ्लुएंटली कोई सही प्रकार से नहीं पढ़ पा रहा है, कभी धीमा पढ़ रहा है, कभी तेज पढ़ रहा है, कभी शब्द को उल्टा पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, डी को बी पढ़ रहा है, इस प्रकार से जितने भी प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है वो आपकी डिसलेक्सिया के अंदर आ जाएंगी। तो डिसलेक्सिया क्या होती है, बेसिकली आपकी लर्निंग का एक आपका विकार होती है, स्पेसिफिक लर्निंग हो जाएगी। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है भाई। जीव कौन सा निकाला है भैया, जीव वाले का एग्जाम्पल लूंगा इस बार। चलो अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, इसका देखिए। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया, ठीक है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है, वो आपको बताना है। बताओ भाई कौन सी रहेगी। इनमें से यहां पर कुछ मेथड्स दिए हुए, और यहां पर जो लर्निंग का जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, टीचर पढ़ाता है, बच्चे अपना सीखते हैं उसको, तो उसमें बच्चों की जो एक्टिव जो रोल होता है, सक्रिय भूमिका होती है, उसको कम महत्व देती है। पहला आपका लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। लेक्चर मेथड बेसिकली आपका टीचर सेंटर्ड मेथड होता है, ठीक है, यानी कि आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है, जहां पर टीचर अपना क्या काम कर रहा है, लेक्चर दे रहा है,
कोई अपना नॉलेज दे रहा है और बच्चे उसको सिर्फ एक्वायर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर मेथड होता है, ठीक। तो ये विधि हम बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, खास तौर पर प्राइमरी लेवल पर तो इसको यूज करना ही नहीं है। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है, जो सक्रिय भूमिका निभाता है, जो सक्रिय भूमिका निभाता है वो निभाता है आपका टीचर, ठीक है। और जो स्टूडेंट रहता है वो स्टूडेंट निभाता है आपका निष्क्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। तो ये व्याख्यान विधि नहीं हो सकती। आपका इंक्वायरी मेथड हो जाएगा, जहां पर बच्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा, क्वेश्चन पुटअप करेगा कि सर ये ऐसा क्यों आया, ये आम यहां से क्यों आया, ये 2+4 जोड़ दिया ऐसा क्यों आया। तो जहां पर बच्चा क्वेश्चन पुटअप करे वो आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो जाएगा, जहां पर बाल केंद्रित हो जाएगा, ठीक है, जहां सक्रिय भूमिका निभाएगा। डिस्कशन होगा, जब टीचर और बच्चा आपस में डिस्कशन करेंगे वहां पर बच्चा सक्रिय भूमिका निभाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी लर्निंग, जिसको आजकल सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, डिस्कवरी लर्निंग की बात आपके एनईपी 2020 में भी की जा रही है कि ऐसी लर्निंग जहां पर बच्चा अपना खोजबीन के माध्यम से, पूछताछ के माध्यम से चीजें करके सीखे। कैसे, जैसे हम लोगों को स्कूल में होमवर्क मिलता था कि होमवर्क है, कॉपी में लिख दिया, ये तुम्हें कल करके लाना है, कल करके नहीं लाए तो भाई हमारा किसी का मुर्गा बनता था, किसी के कान पकड़ते थे, किसी के हाथ खड़े होते थे, ठीक है, यही सजा मिलती थी। बट आज की डेट के अंदर क्या हो रहा है कि होमवर्क मत करो, होमवर्क को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। आप क्या काम करो, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दो। आप बच्चों से क्या काम करो कि बेटा एक काम करो, आपको 5 अपने पौधों के नाम लिखकर आने, या 5 जानवर जो भी आपको अपने घर के आसपास में दिखे उनके बारे में अच्छी तरीके से आपको व्याख्या लिख के आनी है, क्या क्या चीज उनके बारे में पता करनी है, और वो चीज अपने शब्दों में लिख के आने हैं। बच्चा जाएगा, अपने आसपास में गाय दिखेगी, भैंस दिखेगी, मुर्गा दिखेगा, कुत्ता दिखेगा, बिल्ली दिखेगी, उनके बारे में लिख कर लाएगा। तो यहां पर बच्चों का सबसे बढ़िया तरीका रहेगा आपका डिस्कवरी लर्निंग का रह जाएगा, आंसर 4th रह जाएगा, ठीक है। वरना हमारे टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और उसके बाद में एक ही डायलॉग लगता था जब होमवर्क नहीं आते थे कि सर मैं कॉपी भूल गया, या मैम मैं कॉपी भूल गया। उसके बाद फिर हमारे हाथ पे वो दड़ादड़ मारते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया। ये क्वेश्चन भाई अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ बहुत रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले नहीं होता था इतना, ये इस बार बहुत रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना यानी क्रिटिसाइज जो इनको किया गया वो किस लिए किया गया वो आपको बताना है। जो आईक्यू होते हैं, देखिए आईक्यू बेसिकली, पहले तो आपको एक बात समझनी है कि आईक्यू के आधार पर बच्चों को आप लोग अलग अलग यानी उनको पृथक्करण नहीं कर सकते, उनका सेग्रेशन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि यार एवरेज आईक्यू वाले बच्चे हैं, 90 से 110 का आईक्यू है, इनको मैं एक ग्रुप में बांट देता हूं। इनका आईक्यू 140 प्लस का है, प्रतिभाशाली बच्चे, इनको अलग ग्रुप में बांट सकता हूं। ऐसे आईक्यू के आधार पर एज ए टीचर उनका सेग्रेशन, पृथक्करण आपको नहीं करना है। क्यों? उसका बेसिकली रीजन है, यहां पर आलोचना इसलिए की गई है क्योंकि मान लीजिए जो आईक्यू के माध्यम से बच्चों का ये पता लगाया जाता है कि कौन बच्चा एवरेज है, कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, तो ये एक्यूरेट पता थोड़ी लगाया जाता है कि बच्चा बिल्कुल एक्यूरेट उसका पता लगा लिया जाएगा कि हाँ भाई किस बुद्धि का ये बच्चा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और इस आईक्यू के लिए बहुत बड़ी मतलब एक पूरी की पूरी हिस्ट्री है कि आईक्यू लेवल कब आया, कैसा आया, फिर इसकी आलोचना हुई, ये सारी की चीजें इसके पीछे पूरी की पूरी एक हिस्ट्री आपकी दी हुई है, ठीक है। अब बेसिकली आलोचना का देखिए मैं सिंपल सा एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे आपका आईक्यू का लेवल करना हुआ, अब कोई बच्चे का, जैसे मैं आपका ही कर रहा हूं, कोई बच्चे का फॉर एग्जाम्पल आपका संस्कृति यहां पर अलग अलग बच्चों की है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर संस्कृति आप सभी बच्चों की अलग अलग है, कोई किसी संस्कृति से आ रहा है, कोई किसी संस्कृति से आ रहा है, तो आईक्यू पर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई किसी बच्चे का जो जिस प्रकार से आपको शिक्षा दी जा रही है, किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, तो उस पर आईक्यू का प्रभाव बच्चों को पड़ेगा नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा उसका, ठीक है। आईक्यू पर एक तरीके से आपके जो जेनेटिक्स है उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसको इतना ज्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। लेकिन जो आईक्यू के जितने भी मैंने फैक्टर बताए, जैसे एनवायरनमेंट का बताया, जैसे मैंने आपको एक कल्चर का बताया, संस्कृति का बताया, ये सभी फैक्टर हर बच्चे के अलग अलग रहते हैं, हर बच्चे की संस्कृति अलग अलग रहती है, तो आईक्यू एक्यूरेट निकल कर कैसा आ जाएगा? इसलिए आईक्यू की काफी आलोचनाएं हुई, ठीक है। तो इसलिए आलोचना की जाती है। अब ऑप्शन इसने दिया है कि कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता नहीं, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है। बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न कल्चर बायस से ये आपका ग्रसित है। कौन सा? आईक्यू का लेवल, ठीक है। क्योंकि हम आईक्यू के लेवल पर बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते
कि आईक्यू के आधार पर ये बच्चा इस कैटेगरी का है, ये बच्चा इस कैटेगरी का है। ठीक, बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि गैर जन्मजात अधिगम, ऐसा अधिगम जो आपका नॉन इन्नेट है, यानी जन्म से नहीं सीखा आपने, ठीक है, जन्म के बाद आपने सीखा है। कौन कौन सा? बांसुरी बजाना, शतरंज खेलना, ठीक है, और कौन कौन सा अधिगम सीखा आपने? ताश खेलना, ठीक है, और कौन कौन से सीखे? कस लगाना, ठीक है। ये अधिगम में नहीं आएगा, ये तो वैसे ही दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपके अधिगम है, ये बताना आपको कि जो गैर जन्मजात आपने अधिगम सीखे, और भी सीखे होंगे दुनिया भर के, ये आपके किसके अंदर आएंगे अकॉर्डिंग टू आपके, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला, किसी तरीके के बाह्य निर्देशन और आंतरिक अभिप्रेरणा की जरूरत है। देखिए, जो आपने कोई भी बाहरी गैर जन्मजात आप लोग सीख रहे हो, ठीक है, अधिगम सीख रहे हो, XYZ कुछ भी सीख रहे हो, बाइक चलाना, गाड़ी चलाना, या किसी स्किल को आप लोग सीख रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई और एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे हो, तो उसके लिए आपको बाह्य रूप से डायरेक्शन की जरूरत है। अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो पहली बार, तो गाड़ी चलाने के लिए भी आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा कि मतलब ये जो आपका स्टीयरिंग है इसको ऐसे पकड़ो, इस तरीके से गियर बदलो, इस तरीके से ब्रेक लगाओ। अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ना, तो गाड़ी नहीं चला पाओगे, कहीं ठोक दोगे जाके। तो पहली चीज आपको कोई ना कोई आपको इंस्ट्रक्शन देगा, चाहे बांसुरी बजा लो, चाहे शतरंज खेल लो, चाहे ताश खेल लो, कुछ भी, ठीक है। उसके अलावा इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा की भी जरूरत है। अगर आपने सोच लिया यार मुझसे तो गाड़ी चलेगी नहीं, मुझसे तो ताश खेले नहीं जाएंगे, मुझसे तो बांसुरी नहीं बजेगी, तो आप उस काम को किसी भी हालत में नहीं कर पाओगे। तो आपको इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होना पड़ेगा उस काम को सीखने के लिए। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहां पर आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, किसी भी तरीके के बाह्य निर्देशन या अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल गलत, जरूरत होती है। बाह्य निर्देशन की जरूरत होती है, लेकिन किसी तरीके की अभिप्रेरणा की जरूरत नहीं होती। गलत, बिना मोटिवेशन के तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। मोटिवेशन क्या? जो किसी गोल को पाने के लिए जो एक शक्ति होती है, वो हमें अग्रसर करती है, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए, वही तो क्या होती है? मोटिवेशन। जो आपको एग्जाम पास कराने के लिए आप लोग यहां बैठे हुए वीडियो देख रहे हो हजारों की मात्रा में, ठीक है। किसी भी स्रोत से बाह्य निर्देशन की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है भाई, कोई ना कोई चाहिए आपको सिखाने वाला। अभी यहां पर सीटेट के लिए भी तो आप लोग क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो कोई ना कोई आपको इंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक ठीक है, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है दुनिया भर के आपके आधे तो कमेंट ही आते हैं, सर आप बहुत ही स्मार्ट हो, लेकिन मुझे लगता है क्लास पे ज़्यादा फोकस करोगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि जैविकीय डैश योग्यता जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है, और जैविकीय डैश योग्यता जैसे कि लिखना के लिए डैश की आवश्यकता होती है। जरा उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से। पहले कौन सी योग्यता होनी चाहिए? पहले देखते हैं प्राथमिक योग्यता, जैसे कि चलने के माध्यम से क्या हासिल होती है, ठीक है। प्राथमिक में दिया हुआ है कि परिवेश के साथ आनंददायी अंतर क्रियाएं करना, ठीक है। तो कौन सी आपकी बायोलॉजिकल प्राथमिक योग्यता, जैसे कि चलना, कौन सी योग्यता ले ली हमने? प्राथमिक चलने की योग्यता ले ली। इसके माध्यम से, ठीक है, परिवेश के साथ आनंददायी अंतर क्रियाएं हो सकती है। जैसा आदमी चलता है प्राथमिक योग्यता के अंदर, तो आपस में इंटरेक्ट करता है, आनंददायी तरीके से करता है, मान सकते हैं पहला, ठीक है। दूसरा दिया इसने जैविकीय के अंदर, दूसरे के अंदर ले लेंगे हम द्वितीयक, इसी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग द्वितीयक ले लेंगे। द्वितीयक योग्यता है जैसे कि लिखना, तो दूसरी योग्यता भाई लिखने वाली ले ली। पहली चलने की ली थी, तो आपस में उसने आनंददायी इंटरेक्ट करा। दूसरी लिखने की ले ली, तो स्पष्ट अनुदेशन, ठीक है, यानी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए लिखने के लिए कि इस प्रकार से इस चीज को लिखा जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। दूसरा है इसने पहला ही द्वितीयक दे दिया, तो भाई पहले वो चलना सीखेगा, बाद में लिखना सीखेगा। तो पहले तो प्राथमिक आएगा, ठीक है, पहले चलना ही तो सीखेगा, बाद में बच्चा लिखना सीखता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो द्वितीयक वाला भी गलत हो गया। पहले दिया हुआ इसने प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन, फिर द्वितीयक में स्वयं निर्देशित अभ्यास, नहीं, पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था?
लॉरेंस कोलबर्ग ने बेसिकली जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। अच्छा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इनके अलावा नैतिक विकास का सिद्धांत आपका और किसने दिया था? पियाजे ने दिया था, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है या गलत है? जरा कमेंट बॉक्स में इसको बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक। अब देखें, नैतिक विकास सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर जो इन्होंने ये सिद्धांत दिया, बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने, ठीक है। हालांकि इनकी आलोचना भी हुई, जो एक बच्चे ने शुरुआत में बताया कि सर गिलिगन, गिलिगन नहीं, उनका पूरा नाम था कैरोल गिलिगन, जिन्होंने इन सिद्धांत की आलोचना की थी। अगले जो क्लास आने वाली है जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जो ये इन्होंने सिद्धांत दिया, तो सिद्धांत में बेसिकली इन्होंने क्या काम किया? परिकल्पनाएं दी, मतलब कहानियां बताई। तो इन्होंने एक हिंज की कहानी बताई थी, आई होप आपको ध्यान होगी। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हिंज की बेसिकली कहानी क्या थी। बेसिकली एक हिंज नाम का आदमी था, ध्यान से सुनना इस कहानी को, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इन्होंने सही करा या गलत करा, जहां से पूरा आपका नैतिक विकास का सिद्धांत निकला। एक हिंज नाम का आदमी था, एक उसकी वाइफ थी। उसकी हिंज नाम का जो आदमी था, उसकी वाइफ बीमार पड़ गई, और बीमार हुआ ऐसी बड़ी बेचारी कि उसको बचाने के लिए जो एक दवाई थी, वो दुनिया में सिर्फ उस आदमी के पास थी जिसने उस दवाई का आविष्कार बिल्कुल अभी किया ही किया था। तो हिंज डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि भाई इसी के पास है दवाई, और दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी, इसने इस दवाई का आविष्कार करा है और अब ये दवाई कहीं नहीं बनी। हिंज उसके पास गया कि भाई साहब इस दवाई को मुझे दे दो, मेरी वाइफ की जान बच जाएगी। उस आदमी ने कहा कि भाई साहब मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरा पैसा, सारी मेहनत इसके ऊपर लगा दी है, आपको दे दूंगा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। हिंज ने रिक्वेस्ट करी, उसने मना कर दिया। उसके बाद हिंज वापस गया, उसने कहा भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है मैं उसको दे सकूं। तो हिंज ने क्या काम करा? हिंज ने जाकर उसकी दवाई चोरी कर ली, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हिंज ने सही करा या गलत करा? क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी? अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर उसको सही करा, चोरी कर लेनी चाहिए थी वरना उसकी वाइफ मर जाती। ठीक है, उसकी वाइफ मर जाती, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी की भी क्या गलती थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस दवाई के लिए लगा दी, मेहनत करके लगा दी, ठीक है, और सारी अपना मतलब खून पसीना लगा दिया, उसकी क्या गलती थी? तो यहां पर जो ये दुविधा देखने को मिली, ये बेसिकली नैतिक दुविधा देखने को मिली, मोरल डिलेमा देखने को मिला, जब आदमी फंस जाता है दो चीजों के बीच में और डिसीजन नहीं ले पाता। तो यही से ये आपका बेसिकली कई सारे कॉन्सेप्ट निकले थे जो नैतिक विकास के सिद्धांत से जुड़े हुए आपके कॉन्सेप्ट थे। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी जाती थी इस सिद्धांत के अंदर जो लॉरेंस कोलबर्ग दिया करता था, ठीक है। तो आंसर आपका, फर्स्ट आंसर आपका इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, ठीक है। और आप बताइए कि कोलबर्ग ये हिंज ने ये काम क्या सही किया था, गलत किया था, और इस सिचुएशन में क्या काम और किया जा सकता था, वो जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। लेकिन इस आदमी को सोचना चाहिए था। बताओ सही आंसर क्या हो सकता है, क्या बन सकता है इसके अकॉर्डिंग, वो बताइए आप। अगला है आपका कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है, वो आपको बताना है। कोई बच्चा मान लीजिए देख नहीं पाता, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर बाधित बनेगा, ठीक है, तो वो आपको बताना है। प्रॉब्लम कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिप्रेरित व्याख्या टिप्पणियां नोट, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपके नोट्स, कोई इलेक्ट्रॉनिक नोट्स है, मान लीजिए कोई गैजेट ऐसा आ गया जिसमें किसी की आवाज चल रही है, तो बच्चा उसको सुनना है, क्यों? क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता, तो एटलीस्ट सुन तो सकता है ना, तो ये तो बाधक नहीं बनेगा, ठीक है। रिकॉर्ड किए गए सर्वे व्याख्यान, वही वाली बात आ जाएगी दोबारा, तो सुने हुए व्याख्यान जो लेक्चर है उनको रिकॉर्ड करे हुए को बच्चा सुनता रहेगा अपने कान से, क्योंकि देख नहीं सकता, सुन सकता है। चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमान मॉडल, जो चित्रात्मक सामग्री है, ठीक है, उनके प्रतिमान मॉडल, लाइक आपका जैसे देख नहीं सकता तो ब्रेल लिपि का यूज कर लेगा, क्योंकि ब्रेल लिपि बेसिकली जो आपके देख नहीं सकते उनके लिए बनाई हुई है, ठीक है। लुइस ब्रेल ने जो आपकी बनाई हुई थी, ईवीएस के अंदर मैं इसको पढ़ाऊंगा, कल आपकी जो क्लास रहेगी वो आपकी ईवीएस की रहेगी, ठीक है। लिखित विवरण और आलेख, जब बच्चा देख नहीं सकता तो लिखित चीजों का क्या काम करेगा? विवरण हो, आलेख हो, XYZ हो, कुछ नहीं होने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बिल्कुल सही नहीं बैठने का। क्वेश्चन इसने पूछा है क्या बाधक बन सकता है, तो यही बाधक बन सकता है। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा, ठीक। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य, बिहू कहाँ का नृत्य? आपका असम का नृत्य है, ये भी आपके ईवीएस के अंदर आने वाला है, प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मदद कर रहा है? राज्य दिवस आ गया तो वहां के स्टूडेंट ने क्या सोचा कि बिहू नृत्य हम पेश करेंगे,
तो इस तरीके की जो प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे, तो इससे क्या ये पक्षपात घटाने में मतलब ये हेल्प करेगा, क्या करेगा? हाँ, क्योंकि दूसरे जाति समूह के लोगों से संबंध और सहयोग बढ़ेगा इसके द्वारा। हो सकता है अगर इस तरीके का होगा, लेकिन मेक श्योर जो दूसरे बच्चे हैं या दूसरे सोसाइटी के भी अगर लोग हैं, उनसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं अगर आप बिल्कुल ही एक तरफा चीज कर रहे हो तो चीज थोपी जाएगी। फिर यहां पर सहयोगात्मक तरीके से इंटरेक्ट करके, ठीक है, इस चीज को किया जाना चाहिए। फिर तो पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। हाँ, अंतरवैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से, बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो तब इस तरीके के प्रोग्राम करेंगे तो आपस में इस चीज का मतलब पूरा का पूरा योगदान मिलेगा। दोनों आंसर ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 27। और इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचे, जिसके बाद फिर आपकी क्लास होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करोगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जो आप सबसे बढ़िया जिसका एग्जांपल हो, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हो। मिश्रित योग्यता समूह बनाना, ठीक है, मिक्स एबिलिटी का एक ग्रुप बना देंगे, ठीक है, भाई तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, ये एवरेज का है, एक एक बच्चा हर ग्रुप में से लेके ऐसे ऐसे कई सारे ग्रुप हम लोग बना देंगे। बढ़िया तरीका रहेगा। पाठ्यक्रम को समृद्ध कर देंगे, यानी जो करिकुलम रहेगा उसको एनरिच कर देंगे, बच्चे की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर देंगे। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाकर, बिल्कुल सही है, जहां पर बाल केंद्रित आ जाए आग बंद करके लगा देना आंसर। विद्यार्थियों का नामकरण करके, बिल्कुल गलत, बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी किसी भी प्रकार की। आपको अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, मान लो आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जांपल हो, अब कुछ बच्चे जो है, जब मैंने एग्जांपल दिया कि जो बच्चे जीभ निकाल रहे थे, मजे ले रहे थे, आंसर सही नहीं दे रहे थे, तो मैं उन्हें क्या कहूंगा कि देखो ये जो है ये है नालायक, ठीक है, और दूसरों को क्या कहूंगा कि ये है अपना जो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ को क्या कहूंगा ये बहुत प्रतिभाशाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लेबलिंग कर दूंगा कुछ बच्चों को, बट एज ए टीचर उसको लेबलिंग नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे सर आप तो बहुत करते हो, कभी हमको गधा भी बोल देते हो, वो तो प्यार में बोलता हूँ, ठीक है, छोटे बच्चों को नहीं बोलना, आपको लेबलिंग नहीं करनी कि तू ज्यादा पढ़ा लिखा है, जैसा हमको स्कूल में करते थे लेबलिंग, ठीक है, कि तेरे बस की कुछ नहीं है पढ़ना लिखना, तू तो ऐसे रह जाएगा, निठल्ला रह जाएगा, ठीक है, तेरे बस की कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये सब लेबल करने के होते हैं, और एज ए टीचर कभी आपको लेबलिंग नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर, आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंचाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? देखो सुधार किसमें कर रहा है? सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरी वास्तुकला संबंधी चीजों में। बेसिकली जब ऐसी चीजों में कर रहा है ना, तो समझ लो आपके स्कूल में कुछ ना कुछ आपके दिव्यांग बच्चे भी है, ठीक है, या कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई दिव्यांग बच्चा है, तो दिव्यांग बच्चा तो सीढ़ियों का प्रयोग इस प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चा इजीली अपनी क्लासरूम में, लाइब्रेरी के अंदर अपना चला पाए। तो जितने भी चीजें हो रही है ये सभी बच्चों को समावेश करने के लिए की जा रही है, उनके इंक्लूजन के लिए की जा रही है। यानी जो ये आपका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, समावेशन का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, ठीक है। जहां पर समावेशन का क्या मतलब होता है? जहां पर सभी बच्चों को समान रूप से समान शिक्षा दी जाए, वो होती है आपकी समावेशी शिक्षा या फिर समावेशी क्लासरूम। तो यहाँ पर जो चीजें की जा रही है ना, ये आपके दिव्यांग बच्चों के लिए की जा रही है, जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं उन बच्चों के लिए की जा रही है, या फिर आपके CWSN जो होते हैं, या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले जो बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर ऐड करने के लिए की जा रही है। आपका समावेशन हो जाएगा, 4th आंसर से हो जाएगा, ताकि यहाँ पर उनको मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा के अंदर शामिल किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए उनको किया जा रहा है, ना कि उनके बहिष्करण के लिए की जा सके। इंटीग्रेट में भी आपका क्या हो जाएगा, ये इंक्लूजन, इससे सबसे बेस्ट इफेक्टिव तरीका हो जाएगा इंक्लूजन के मुकाबले, ठीक है। 4th आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ गया आपका, देखो क्या नाम चेंज कर दिया, जीन प्याजे को कर दिया जो प्यादे इसको ठीक कर लेना भाई, ये है आपके जीन प्याजे। तो जीन प्याजे एक और आ गए आपके। जीन प्याजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। ये तो यार मैंने अभी बताया, ठीक है, इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था और मुझे भी प्यास लगी आई, ठीक है, कि जब किसी चीज की शेप और साइज जो रहता है
उसकी शेप और साइज में परिवर्तन किया जाए बट क्वांटिटी उसकी सेम रहे, तो आपको क्या कहा जाता है? उसको उसको कहा जाता है आपका कंजर्वेशन कहा जाता है। यही तो बताया था ना आपको एग्जाम्पल देके। 2 घंटे हो गए भाई हमें। बता यार, पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चला 2 घंटे का आज। बताओ जल्दी। कंजर्वेशन की कमी, वेरी गुड भाई। किसकी कमी है? आपके बच्चे में संरक्षण कौशल नहीं है, यानी कि बच्चे में आपके कंजर्वेशन की कमी है। ठीक है, संरक्षण कंजर्वेशन के कौशल नहीं है बच्चे के अंदर, इस कंसेप्ट को समझ नहीं पा रहा, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बच्चा कॉन्क्रीट के अंदर जाता है, ये कंसेप्ट बच्चों को आ जाता है। बच्चे में वस्तु स्थायित्व नहीं है। देखो, वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? बेसिकली आपकी सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है, जब बच्चा आपका जन्म से लेकर 2 साल तक का होता है, जो पहली स्टेज आपकी जीन पियाजे की है, जिसमें बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन होते हैं? उसके आंख, नाक, कान, ठीक है, जीभ, स्किन, ये सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से बच्चा चीजों को सीखता है। तो सेंस इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है? बच्चा इन्हीं सेंसरी ऑर्गन का यूज करके अपना छिपी हुई चीजों को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, आप लोग बच्चों के सामने कर लेना। कोई चाबी होगी आपके घर में, चाबी, तो चाबी को आप लोग कहीं तकिए के नीचे रख दो, या चाबी को कहीं आप रख के भूल जाओ बच्चे के सामने। आप भूल जाओगे, बच्चा बता देगा कि मम्मी चाबी वहां पर रखी है, या मम्मी मोबाइल वो तकिए के नीचे रखा हुआ है। तो इन्हीं सेंसरी ऑर्गन का यूज करके बच्चा चीजें सीखता है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर। तभी तो नाम रखा हुआ है सेंसरी मोटर स्टेज, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से बच्चा चीजें सीखता है। इंद्रिय गामक अवस्था, ठीक है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो ये आपका वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। जीववादी सोच, एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता। किसमें? जब बच्चा सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर यानी डिफरेंस नहीं कर पाता, तो ये होता है आपका जीववाद का कंसेप्ट, यानी कि आपका एनिमिज्म होता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा चल रहा है और चलते चलते गिर गया, तभी घर वाले आते हैं, तभी मम्मी भागती आती है, अरे मेरे बच्चे को गिरा दिया, अच्छा धरती तूने मेरे बच्चे को पिटाई कर दी, तभी धरती में मारना शुरू कर देते हैं। या गेट में बच्चा लग जाता है और रोना शुरू कर देता है, तभी गेट की पिटाई शुरू कर देते हैं, टेबल की पिटाई शुरू कर देती है। तो बच्चा रोता रोता चुप हो जाता है, बच्चा कहता है कि हाँ मम्मी और मारो इसको और मारो। अब बच्चों को क्या पता कि बेचारी ये निर्जीव चीज है। ठीक है, तो जैसा बच्चा बाहर जाता है, अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है, बच्चा बाहर जाएगा तो बच्चों को क्या कहेंगे? बेटा बाहर मत जा, बाहर सूरज मामा या सूरज चाचा या ताऊ या कोई भी उसको बना देंगे, वो जला देंगे तुम्हें बाहर जो है। तो बच्चा डर जाएगा, अच्छा वो जला देंगे तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चा जब इस तरीके के कंसेप्ट को नहीं जान पाता, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता, तो ये कंसेप्ट होता है आपका एनिमिज्म का, यानी कि जीववाद का कंसेप्ट इसको कहा जाता है, जो बच्चे में प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर नहीं आता, बट कॉन्क्रीट में ये भी आ जाता है। उसके अलावा बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। क्रमबद्धता सीरियसन मैंने अभी आपको बताया, उंगली वाला एग्जांपल, कि इसमें अपना समान चीजों को क्रम के अनुसार बच्चा जो चीजें सीख पाता है वो प्री ऑपरेशनल में नहीं, कॉन्क्रीट में सीख लेता है वो भी। ठीक है, आंसर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। अब बचा भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के बाद आप लोग अपना स्कोर बताना फिर कितना आपका स्कोर है। और ये रहा सामने आपकी स्क्रीन पर लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है, वो आपको बताना है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का आपका एग्जाम्पल है, वो आपको बताना है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा आपका रचनावादी क्लासरूम का एग्जाम्पल। ठीक है, पहला, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है, तो ये आपका सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर क्या होता है, बच्चा जो होता है एक्टिव होता है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, बच्चा खुद अपने कंस्ट्रक्ट करके नॉलेज को एक्वायर करता है। ठीक है, तो ये आपका नहीं होने का। एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया जाना है, ये भी नहीं। एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, ये भी नहीं होगा। एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं, कोलैबोरेटिव तरीके से सीखते हैं। फोर्थ आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सहयोगात्मक तरीके से सीखना, कोलैबोरेटिव तरीके से आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं, वो हो जाएगा आपका कोलैबोरेटिव तरीके में, यानी कि आपका सामाजिक रचनावादी कक्षा के अंदर हो जाएगा, जहां पर बच्चा का दिमाग कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है।
ठीक है, जब वो चीजों का खुद अपना रचना करना शुरू कर देता है। वरना आपने कंसेप्ट पहले पढ़ा है ना कि बच्चा क्या होता है, ब्लैंक पेपर के समान होता है। ठीक है, यानी उसका जो दिमाग रहता है वो ब्लैंक पेपर, ब्लैंक है बिल्कुल। ठीक है, खाली बर्तन के समान है, जो कि आपके बिहेवियरिज्म मानते थे, व्यवहारवादी मानते थे। बट जैसे आपका कोग्निटिविज्म आया, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो आपका बच्चा है ना वो आपका ब्लैंक पेपर के समान नहीं है। बच्चा जब स्कूल में आता है तो अपनी मातृभाषा लेकर आता है, जब बच्चा स्कूल में आकर लेकर आता है तो अपने व्यवहार लेकर आता है, बच्चा स्कूल में लेकर आता है तो अपना जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण लेकर आता है। तो आप बच्चों को ब्लैंक पेपर नहीं मान सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से रचनावादी दृष्टिकोण आपका सबसे ज्यादा चल रहा है। कोग्निटिविज्म के बाद आपका रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविज्म जो दृष्टिकोण है, ये सबसे ज्यादा है। करंट सिनेरियो में जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल है, सबसे ज्यादा आपके कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को सबसे ज्यादा आपके चलाया जा रहा है। ठीक है, ये बिहेवियरिज्म सब खत्म हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज्यादा चल रहा है रचनावादी दृष्टिकोण। फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज आपकी क्लास खत्म हो गई, और क्लास खत्म होने के बाद आप लोग मुझे अपना स्कोर बता सकते हो कि कितना आपका स्कोर हुआ। और 30 क्वेश्चन थे, बट 30 क्वेश्चन नहीं थे। आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक क्वेश्चन से जुड़ी हुई आपको इतनी चीजें बताई होगी। आई थिंक आज आपके 100 क्वेश्चन बन रहे होंगे अगर आप लोगों ने सही चीजें देखी होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर कई कई चीजें निकल कर आई है। तो 30 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता, शायद 100 क्वेश्चन बने गए होंगे। तो बताइए आपका कितना स्कोर हुआ है। और बाकी कल मिलते हैं दोबारा 8 बजे दूसरी क्लास के अंदर। ठीक है, और अगर आपको ये डिटेल में सारा मटेरियल चाहिए, और जिसमें आपको नोट्स, मॉक टेस्ट, किताब, क्लास, और क्लास वगैरह कह रहा हूँ मैं, किताब कह रहा हूँ, तो ये आपको मेरी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप के ऊपर। तो ये सभी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, बताइए भाई आपका कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, ठीक, कमेंट कहाँ चले गए भाई आपके, आ गए। स्कोर बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, अभी क्लास पहली है, धीरे धीरे जब जैसे क्लास चलेगी ना तो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक, हाँ बैच पर आपकी शुरू होने वाली क्लास जल्दी। ठीक है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी भाई इसी के अंदर मिल जाएंगे, नए वाले भी इसी के अंदर मिल जाएंगे कोर्स के अंदर आपको। मैं बता तो चुका हूँ कितनी बार। ठीक है भाई, ये जिनके बच्चों के ज़्यादा आए, एक दो के मुझे लग रहा है पुराने स्टूडेंट है। ठीक है ठीक, और जिनके कम है वो धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट होती जाएगी उनकी, टेंशन मत लो आप लोग। अभी तो आज फर्स्ट क्लास है, उसके बाद चलेंगे। पानी नहीं, अब तो सीधे खाना खाएंगे भाई, अब तो खाना खाने का टाइम है। क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते मुझे यही नहीं पता चला आज 2 घंटे हो गए, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना मगन था और मुझे क्लास का पता ही नहीं चला। मैं डिटेल में पढ़ाता चला गया और 2 घंटे बीतते चले गए। ठीक है, हम लोग कुछ भी नहीं लेके गए अपने स्कूल अरे दिमाग तो लेकर गए थे, उसी को तो कही जा रही है दिमाग को जो लेकर गए थे, कि जो आपका दिमाग है ना अब आपका ओपन हो गया। ठीक है, पहले बंद था, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग वो खाली था, खाली वो बर्तन के समान था, जैसे खाली बर्तन होता है ना वैसा था आपका, खाली बर्तन के समान। तो उसी दिमाग की बात हो ये जा रही है यहाँ पर। ठीक है भाई वो बैच वगैरह की सारी डिटेल एप्लीकेशन के ऊपर है, डाउनलोड करो, इसी पर आपको मिल जाएगी सारी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, चलिए कल मिलता हूँ आपसे, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, टेक केयर।